अगला दिन आया और फिर से खुली बैठक की हवा कहते ही अजीब थी। कल की तरह ही बारून वेओरेंट फिर से अटपटी बातों के साथ घुस पड़ा, खून के चादरों में बहते दानव के खून वाली बातों पर सवाल उठाते हुए। इस बार डेकुलिन ने भी उसी जोश से पलटवार किया। उसने तर्क दिया कि अगर पानी में नमक मिलाओ तो पानी को नमक नहीं कह सकते। बुर के ये दो बड़े स्तंभों की तीखी बहस ने बैठे हुए कई जादूगरों को हक्का बक्का कर दिया। कुछ लोग सोचने लगे कि प्रोफेसर तो इंसानियत के खिलाफ शत्रु के साथ खड़ा है। वे उम्मीद कर रहे थे कि वही रक्त चादरों का जिक्र उठाकर उन्हें खत्म करने की वकालत करेगा, पर वो उल्टा कर रहा है। यहां तक कि गिल्थियन भी हैरान था कि आदमी किस तस्वीर को उकेरने की कोशिश कर रहा था। सिल्विया, जो अभी भी अपने पिता के पास बैठी थी, हर किसी के दिमाग में चल रही चालें देख सकती थी। उसे पता था कि लोगों की डेकुलिन के प्रति सोच धीरे धीरे बदल रही है। वे सोचते थे कि उसके कोई छिपा इरादा है, पर वे गलत होंगे। उसकी नज़र में प्रोफेसर बस वह सब बता रहा था जो साफ सच था। इस गति से तो किसी नतीजे पर पहुंचना नामुमकिन दिख रहा था। तदनुसार निर्णायकों ने फैसला किया कि रक्त चादरों का मसला अगली बैठक तक टाल दिया जाए। एक मुद्दे की वजह से बाकी एजेंडों को पीछे नहीं छोड़ सकते। रक्त चादरों के मुद्दे के उलट बाकी चर्चाएं जल्दी आगे बढ़ीं और कुछ दिनों के बाद बैठक खत्म हो गई। जब बर्ग समिट खत्म हुआ तो डेकुलिन पर यकीनन बारून और वेओरेंट का गुस्सा जम चुका था। हालांकि उसने ये नतीजा नहीं चाहा, पर आने वाले प्रमुख मकसद के लिए उसे समय खरीदना था और कुछ लोगों से दूरी बनना इसके बदले का दाम था। डेकुलिन समिट के बाद कुछ दिन और बर्ग में रुके रहे। आज वह शहर के शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में एक जादू की दुकान पर गया, जहां उसे पहले से पहचान थी। वह सोच रहा था कि शुद्ध मॉनेटरी फ्रैगमेंट को अपनी नई छड़ी की बेस में कैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और कौन सी सामग्री उसके साथ परफेक्ट मेल खाएंगी। वो सामान देख रहा था कि तभी एलन ने घबराकर उसकी तरफ आवाज़ की। उसका असिस्टेंट किसी की ओर इंगित करते हुए बोला कि वही वो हीरो है जिसने उसे सुरक्षित रूप से बर्ग पहुंचने लायक बनाया। डेकुलिन ने उसे पहचान लिया, लिलिया प्रीमियन, सिक्योरिटी ब्यूरो की उप प्रमुख। तो उन्होंने खरीदारी से ब्रेक लेकर लिलिया को एक खाने पर बुलाया। यह छोटा सा आदाब था कि उसने एलन को सुरक्षित पहुंचाया। वो इस शिष्टाचार की कद्र करती है और प्रोफेसर को सूचित किया कि उस घटना की जांच सही तरीके से खत्म हो चुकी है। इंटेल पाने के चांस को देखते हुए उसने पूछा कि एस्कॉट गार्ड वेरॉन का क्या हुआ। उसने साफ कहा कि वह आदमी घात में मर गया था। वेटर ने सादा खाना परोसा और तीनों ने खाने की थाली में हाथ डाला। लिलिया इसे खुलेआम नहीं दिखाती, पर उसे डेकुलिन पर शक था और यह सब लॉकहार्ट की बातों से शुरू हुआ था। सीधे सम्राटी आदेश पर इंपीरियम सिक्योरिटी ब्यूरो ने जादूगर हत्यारे को उसके जादू और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए सबसे कुख्यात जेल लेकोडाक भेज दिया। लॉकहार्ट के केस में गिरफ्तार करने वाली अफसर कोई और नहीं बल्कि खुद लिलिया थी। पूछताछ के दौर में वो हंसमुख जादूगर हत्यारा अचानक चुप हो गया था। जब उसे अपराधी से कोई मायने की जानकारी नहीं मिली, वो प्रमुख ने अपना अंदाज बदला और अपराधी से उसकी शक्ति दिखाने की मांग कर दी। ऐसी मांग करते ही उसका पूरा रुख बदल गया। लॉकहार्ट ने समझते ही मुस्कुरा दिया। उसने चुपचाप अपनी शक्ति सक्रिय कर दी, कमरे में शून्य करने वाली जादुई तरंगें फैला दी। जब ये लहरें छत पर लगे सर्विलांस कैमरे पर पड़ी, वो खराब हो गया और अंततः पावर खो बैठा। ब्यूरो अब ना सुन सके ना देख सके, ये पक्का करते ही वो प्रमुख लिलिया प्रीमियर ने आखिरकार अपना अभिनय छोड़ दिया। उसकी ठिठकन टूटती दिखी जब उसने गुस्से में पूछताछ की मेज पर मुट्ठी जमी। गुस्से में उसने लॉकहार्ट को कोसा कि वह बेवकूफ़ की तरह पकड़ा गया। वह पहले ही बच्चे को समझा चुकी थी कि जल्दबाजी न करे, फिर भी उसने हमारे किस्म का नाम बदनाम करना जारी रखा। लगातार जादूगरों को मारता रहा और रक्त चादर की योजना पीछे धकेल दी। सच कहूं तो लिलिया बस इस बेवकूफ़ को मार डालना चाहती है ताकि मामला खत्म हो जाए। अगर ये खुला कि वो रक्त चादर है तो पब्लिक ओपिनियन बेकाबू हो जाएगी और उस पर दबाव बढ़ जाएगा। लॉकहार्ट उसकी इस मुहिम की इज्जत नहीं करता। उसे लगता है कि वह उसी साम्राज्य की चिप्पी बनकर फ़ायदा उठा रही है जो उनकी तरह से नफरत करता है। रक्त चादरों को जन्म के साथ ही अलग समझ लिया जाता है, पर उन्हें बेझिझक बेनकाब करना इतना आसान नहीं। लॉकहार्ट सोचता है कि इंसान सिर्फ उन दैविक क्षमताओं से डरता है जिनसे वे जन्म लेते हैं, और फिर भी उनकी जाति अकेले ऐसे जन्मे नहीं होते। एक और भूल जो उस अपराधी ने की वह यह कि जब उन्हें चुपचाप उकलानों पर नजर रखनी थी तो उन्होंने डेकुलिन को उकसाया। अभी उनके रोल सिर्फ ऑब्जर्वर का है। अगर वो आदमी गड़बड़ करेगा तो उनकी अगली स्टेप असाइनेशन होगी, उल्टा नहीं। जब सुना कि ब्लड शॉट्स डेकुलिन को मारने का सोच रहे हैं, लॉकहार्ट ने असाधारण रूप से कहा, वो सच्चा नोबल है जिसे छूना नहीं चाहिए। लिलिया हैरान रह गई। कौन सा ऐसा सच्चा नोबल होगा जिसके खिलाफ ब्यूरो में अपराधों का पहाड़ ही पहाड़ दर्ज हो। फिर भी लॉकहार्ट ने जो आदमी देखा उसमें वो गरिमा थी कि उसने कहा ब्लड शॉट्स दैत्य नहीं, इंसान है। उसकी आंखों में एकदम साफ सच्चाई और नायकत्व था, शक का एक पुट भी नहीं। अपराधी का सच्चा विश्वास था कि अगर इस दुनिया में डेकुलिन जैसे और नोबल होते तो उनकी तरह वालों को अपनी पहचान छिपानी नहीं पड़ती, वे सबके साथ रह सकते थे। वो तो लॉकहार्ट को भी नहीं मारा जबकि उसे उनकी उत्पत्ति पता थी, ताकत भी थी, कानून का समर्थन भी था, फिर भी उसने हाथ नहीं उठाया। लॉकहार्ट मजाक नहीं करता, फिर भी लिलिया ऐसे बकवास को मानने को तैयार नहीं थी। उकलैन परिवार तो अपने ही लोगों के कत्लेआम और दबाव के सबसे आगे रहा है। आखिरकार अपराधी ने तर्क दिया कि अगर वे पुरखों के अपराधों की वजह से उनकी संतान के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे तो वे दैत्य से किस्में अलग होंगे। यथार्थ में लिलिया ज्यादा देर सत्ता में नहीं टिक पाएगी, पकड़ तो सूनर या लेटर होगी, लेकिन उसे अपनी छुपने की कला पर भरोसा है। इंसान और ब्लड शॉट्स के बीच अलग दिखना मुश्किल है। अक्सर एक ही बड़ी पहचान बस एक खास खाने की चीज़ है जो ब्लड शॉट्स खा नहीं सकते।
मुद्दा बदलते हुए वाइस चीफ लिलिया ने सुना कि सम्राट की सेहत बिगड़ रही है। जल्दी ही कोई नया शासक आएगा और किस तरह नए सम्राट का नजरिया ब्लड शॉट्स पर होगा किसे पता। इसलिए अभी सबको लो प्रोफाइल रहना होगा। फिलहाल लॉकहार्ट को लेकोडैक में ठूंसा जाएगा। वापस वर्तमान में लिलिया अपना स्टेक चबाते हुए उस तथाकथित सच्चे नोबल को बखूबी निहारा। जितना देखती उतना ही सामने उसे बस एक बेहुदा अरिस्टोक्रेट नजर आता। तभी अचानक एक अनचाहे मेहमान उनके टेबल पर आया और शराब की तीखी बदबू ने उसकी नाक पर हमला कर दिया। डेकुलिन ने अपनी थाली से नजर हटाए बगैर उस नशेड़िए को बेतकल्लुफी से खारिज कर दिया। एक भी नजर नहीं चुराई। वो वहीं चिढ़ाने वाला बच्चा था, इल्हेम वॉन गेरियन रिवाइंड। निकाल दिए जाने के बावजूद भी उसने टिका रहने पर जोर दिया और डेकुलिन को अपनी बात सुनाने पर अड़ गया। और जब यही नकताजा चल रही थी, फ्रेगहाइम ऑर्डर तक एक काली खबर पहुंची। जूली वॉन डायाफ्राइटन को उसके सबसे भरोसेमंद नाइट्स में से एक की तकदीर की खबर मिली। जब उसने सुना कि वेरॉन बर्ग की एस्कॉर्ट मिशन में शहीद हो गया तो वो हिलकर रह गई। वो उठ खड़ी हुई और अपने लोगों को रवाना होने का आदेश दिया। जूली सीधा डेकुलिन से सुनना चाहती थी कि असल में क्या हुआ था। रेस्टोरेंट में वापस वाइस चीफ लिलिया ने इल्हेम के बीच दिन वाली नशेड़ी दखलंदाजी पर लड़खड़ा कर खाना बंद कर दिया। उसने उस लड़के को रिवाइंड परिवार के वर्तमान मुखिया के रूप में पहचान लिया। दो टकराते शक्तिशाली नोबल क्लैंस के बीच फंसी हुई वो कम से कम कहें तो उलझन में थी। इल्हेम स्पष्टता चाहता था मीटिंग में डेकुलिन की अजीब पोजीशन का क्या मतलब है। उसका खाली दिमाग ये समझ ही नहीं पा रहा था। वो जानना चाहता था कि एक ओकलैन किसी ब्लड शॉट के साथ इतनी जबरदस्ती क्यों खड़ा हो रहा है। ऐसी बम खबर सुनकर लिलिया का चेहरा लगभग खुलने वाला था। उसकी असल प्रतिक्रिया बाहर आने ही वाली थी। इल्हेम को याद था कि इसी के उम्र के साथी ने पहले कहा था कि वह उन ब्लड शॉट्स को मिटा देना चाहता है। तो क्या बदला? पहले भी डेकुलिन बस यही चिल्लाया करता था कि ऐसे नीच प्रजाति को जीने का हक नहीं होना चाहिए। ऊपर से उसने यूनिवर्सिटी में ब्लड शॉट्स की निंदा करते हुए एक पेपर भी प्रकाशित किया था। इल्हेम ने प्रोफेसर को उकसाने की कोशिश की, आरोप लगाते हुए कि उसने किसी ब्लड शॉट दास को रिसर्च के लिए रखा होगा, ऐसे टैलेंटलेस याक के लिए। हैरानी की बात, एलन ने अपने बॉस की जोरदार रक्षा की। नैपकिन से धीरे लिपस्टिक पोंछते हुए डेकुलिन ने असिस्टेंट से कहा कि चुप करो, सब ठीक है। बस ऐसे सड़े हुए चीज़ वाले दिमाग वाले आदमी से जुबान बेकार मत गवाओ। इस तरह की सतही सोच इल्हेम जैसे इंसान से ही उम्मीद की जा सकती थी। इल्हेम ने कुल मिलाकर इस अपमान को काफ़ी ठंडे दिल से हजम कर लिया। उसने बस डेकुलिन को याद दिलाया कि यूनिवर्सिटी के रिसर्च प्रेजेंटेशन तक सिर्फ 3 महीने बचे हैं। सब देखेंगे कि प्रोफेसर की बातें सिर्फ दिखावा हैं या असलियत। फिर वाइस चीफ लिलिया ने जितना हो सके शांत रहने की कोशिश की जब उसने बेतुकी खुलासों की एक साजिश सुनी। एक ओकलैन क्यों खुद को सबका दुश्मन बनाएगा और ब्लड शॉट्स के साथ जाएगा, ये तो समझ से परे था। वो भरोसा नहीं कर पा रही थी कि उस आदमी के खिलाफ ब्यूरो में इतने लंबित मुकदमों के बावजूद उसने ऐसा कुछ कर डाला होगा। शायद लॉकहार्ट की वो आखिरी बातें जेल में फेंके जाने से पहले की किसी हद तक वजन रखती हो। डेकुलिन का एक बीच सिक्योरिटी ब्यूरो की वाइस चीफ के दिमाग में सुई की तरह गंदरा जा चुका था। उस यादगार लंच के अगले दिन डेकुलिन ने आखिरकार एक्शन लिया और बर्ग छोड़ने से पहले शहर के नामी कारीगरों में से एक को अपना नया वैंड बनवाने के लिए कह दिया। उस शख्स से बात करके उसे एक सब क्वेस्ट मिला, रॉक का वैंड। क्वेस्ट एक्टिव करने के लिए चाहिए था ठोस फेम, बढ़िया दिल, टॉप क्वालिटी मटेरियल्स और कम से कम 2 बार की मुलाकात। कंप्लीट होने पर उसे मिलता एक स्टोर करेंसी पॉइंट और रॉकलॉक द्वारा बनाया गया वैंड। सारे कंडीशन पूरे होने की वजह से उसने बिना किसी झंझट के ये क्वेस्ट क्लियर कर लिया। नया वैंड हाथ में लेकर डेकुलिन और एलन ने घर वापसी की ट्रेन पकड़ ली। वापसी के रास्ते में उनकी ही कैरेज में बैठा था गुस्से वाला नोबल बारून। उसने अपना दुश्मनी छिपाने की भी जहमत नहीं उठाई। शुक्र है कि लंबी सवारी में कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ, बस पूरा माहौल बेहद असहज रहा। अंदर से प्रोफेसर बस एक ही बात सोच रहा था, जल्दी से मैजिक टावर वापस पहुंचना है। आखिरकार वे तनाव भरी उस कैरेज से उतरे। अब बस एक और ट्रेन ट्रांसफर बाकी था और वे जल्द ही बर्फ के अलावा कोई और नज़ारा देखने वाले थे। प्लेटफॉर्म पर जूली के नेतृत्व में पूरा ऑर्डर ऑफ फ्रेगहाइम उनकी उतारने का इंतजार कर रहा था। बिना फॉर्मेलिटीज़ के उसने सीधे अपने मंगेतर से घात के बारे में पूछा और बच निकलने के लिए कुछ शिष्ट शब्द कहे। ये साफ था कि उसे पहले ही वेरॉन की मौत की खबर मिल चुकी थी। डेकुलिन को पता नहीं था ऑर्डर ने कौन सा वर्जन सुना, पर साफ था वे खुश नहीं थे कि सिर्फ वही बचा जबकि उनके साथी मारा गया। वहीं जूली टूटी हुई दिख रही थी और उसकी आवाज़ में धक्का था। उसने सुना था कि डेकुलिन और वेरॉन ने मिलकर सिविलियंस को बचाने की कोशिश की। तो वह बस एक और सवाल पूछना चाहती थी। वो बस जानना चाहती थी वेरॉन के आखिरी लम्हे कैसे गुजरे थे। जूली की शोकाकुल और उम्मीद भरी आंखें डेकुलिन से टकराईं। एक पल के लिए प्रोफेसर नहीं जान पाया कि क्या जवाब दे। आज से पहले तो उसने सोचा था कि वह सब कुछ बताएगा, सच, पूरा सच, और बस सच ही बताएगा। वह तैयार था बताने के लिए कि कैसे वेरॉन ने उसे मारने की कोशिश की और कैसे खूनी झड़प के बाद सब कुछ इस मोड़ पर आ पहुंचा। कम से कम जूली के प्रति सच्चा बनना चाहता था। पर अब उसके सामने खड़ी जूली को देखकर, वो दुख देखकर डेकुलिन कुछ भी कह पाने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वो इस बात पर सोच रहा था कि सच बताए या उसे क्रूर हकीकत से अनभिज्ञ रहने दे, कौन सा लिहाज चुनना है। जूली का हौसला कभी डिगेगा नहीं, पर उसका दिल उतना लोहे जैसा भी नहीं जितना वो दुनिया के सामने दिखाती है। डेकुलिन ने उसे ऐसे ही जाना था। अगर वह सच सुन लेगी तो खुद को हर बात के लिए दोषी ठहराएगी, अपने अधीनस्थों की गलतियों को अपने ऊपर ले लेगी और गिल्ट में खुद को कड़वा यातना दे देगी। भारी मन से डेकुलिन ने विलेन बनकर सच छिपाने का फैसला किया। ट्रेन पर जो कुछ हुआ वो अब नहीं बताएगा। निश्चित रूप से लोग उसकी निंदा करेंगे, पर वह इस बात का आदी था। वे कुछ देर चुप रहे। काफ़ी देर तक की ट्रेन अटेंडेंट ने एम्पायर जाने वाले पैसेंजर्स का ऐलान कर दिया।
अब डेकुलिन और एलन को चौथी ट्रेन पकड़नी थी, तो उसने अपनी मंगेतर को छोटा सा जवाब दिया। वेरॉन के आखिरी पल भावुक थे। तकनीकी तौर पर उसने बस कुछ और डिटेल्स रोकी थी, फिर भी जूली अभी भी टूटती दिख रही थी। उसने शिष्टतापूर्वक धन्यवाद कहा कि इतनी जल्दी मीट करने का समय निकाला। फिर वे उत्तर की ओर गए ताकि अपने साथी के अवशेषों का एस्कॉर्ट कर सके। उसे जाते देखकर डेकुलिन अंदर से पिघल गया। उसे खुद पर हंसी आई और पछतावा भी हुआ। पहले वाले डेकुलिन की जूली के लिए जो भावनाएं थीं, उन पर काबू नहीं पाया। फ्रेगहाइम ऑर्डर दूर जाने के बाद सुनिश्चित कर एलन ने कहा कि वे लोग कितने रूड थे। वे भी उस अम्बुश के शिकार थे, पर अपनी नाराजगी और घृणा छिपाने तक की जहमत नहीं उठाते। प्रोफेसर को इससे फर्क नहीं पड़ा। वे नाइट्स बस मूर्ख थे, और ये सब उनसे अनजाने में साइल्विया ने दूर से पूरी बात देख ली थी। वह दौड़ी आई और प्रोफेसर से पूछा कि उसने क्यों रोका। डेकुलिन ने पूछा वह किस बारे में बात कर रही है, पर उसने खुलकर कुछ बताने से इनकार कर दिया। बदले में उसने अपने बैग में हाथ डाला और एक गिफ्ट निकाल कर दिया, किसी तरह की पुरानी किताब। उपनास्त्र प्रोफेसर को उपहार थमाकर वो खामोशी से भाग निकली, कुछ और कहे बिना। निकोलाइन हैरान रह गया, और एलन भी। ये ट्रिप बहुत लंबी हो गई थी, आखिर तक पूरा देहांत कर देने वाला अनुभव रहा। अब बस घर पहुंचकर आराम करना ही चाहता था। आखिरकार प्रोफेसर और उसका असिस्टेंट आखिरी ट्रेन चढ़े और मैजिक टावर लौट चले। बर्ग के बाहरी इलाके पहुंचते ही जूली ने तुरंत पूछा कि वेरॉन के साथ क्या हुआ था। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि पहली घात में प्रोफेसर डेकुलिन ने हालात संभाले और वेरॉन के साथ मिलकर नागरिकों को बचाया। दूसरी घात में ट्रेन उल्टी हो गई और उसी वक्त वेरॉन नीचे गिर गया, लेकिन चमत्कारिक रूप से वीआईपी कार चट्टान से लटकी रह गई। सार ये कि दोनों ही हीरो ने असंभव हालात में सब कुछ आजमाया और उसकी कीमत वेरॉन की जिंदगी बनकर चुक गई। जूली ध्यान से सुनती रही और विवरण सुनकर स्थानीय अधिकारी का शुक्रिया अदा किया। वाइस कैप्टन ने पूछा कि क्या कुछ यादगार चीजें घर ले जा सकते हैं, पर कुछ भी जिंदा नहीं बचा। और वैसे भी इस सीजन के आसपास बर्ग की राह में घटित अपराधों को अनलिखा नियम के तहत छोड़ दिया जाता है। जूली ने अपनी भरोसेमंद दाहिनी बांह खो दी थी और वेरॉन इस दुनिया को बेफायदा छोड़कर चला गया। वो जो दुख और शोक उसने महसूस किया, घुटन सा कर देने वाला था। मैजिक टावर वापस लौटने से पहले डेकुलिन अपने पारिवारिक घर गया और वहीं उसकी बहन ने उसे खरी खोटी सुना दी। पता चला वह बर्ग में फिर से परिवार का चेक लेकर आया है और वो आग बबूला थी। यूरियल पहले ही कई बार कह चुकी थी कि परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, पर वह ऐसे खर्च कर रहा था जैसे कोई अनलिमिटेड मनी ग्लिच हो। ऐसे रहा तो 2 महीने भी नहीं टिकेंगे। स्वीकार करना होगा, वैंड बनवाने की फीस उसकी उम्मीद से ज्यादा थी, पर जो होना चाहिए था हुआ। नामी क्राफ्ट्समैन को कमीशन देना कोई हल्का काम नहीं। फिर भी जब उसने सुना कि उनके पास बस अगले 2 महीने का पैसा ही बचा है, तो हैरान रह गया। ये चेतावनी थी, अब कुछ करना पड़ेगा। तो उसने कहा, एक पल रुको, मैं फंड सुरक्षित करा रहा हूँ। बहन को शांत होने के लिए कहा। डेकुलिन यूरियल को गोदाम ले गया, जहां उसने हाल ही में खरीदी हुई खजानों को रखा था। इस पर मिस उकी ने भड़क उठी। उसे लगा वह बस अपनी दौलत दिखा रहा है। सच कहूं तो उसे ज्यादा जख्म इस बात ने दिया कि अब तक वो एक लेडी की तरह नहीं, बल्कि ब्रूट की तरह बोलती आ रही थी। यूरियल लगभग वहीं पर हत्या करने को तैयार हो गई। ये बंदा परिवार को दिवालियेपन के कगार पर धकेल रहा था और उसको बोलने के अंदाज पर चिल्ला रहा था। वहीं डुलिन सोच रहा था कि इन सामानों को देखकर उसकी वेल्थी मैग्नेट क्षमता क्यों सक्रिय हुई थी। तब उसने बस सोचा था कि ये आर्ट इन्वेस्टमेंट है, वैल्यू स्टोर करने के जरिए। लेकिन ठीक बर्ग छोड़ने से पहले उसे एहसास हुआ, उसने हाल ही में अपनी दौलत बढ़ाने का एक तेज तरीका ढूंढ लिया था, और वो था उसकी दूसरी टूटी हुई ताकत, मीडास टच का इस्तेमाल। पहला निशाना था सामने रखी हुई एक वजनदार वज। यूरियल उसकी हरकतों से प्रभावित नहीं हुई। उसकी नज़र में ये बेवकूफ़ भाई बस खड़ा हाथ आगे बढ़ाए मूर्ख की तरह दिख रहा था। जब वो बड़बड़ा रही थी और शोर मचा रही थी, डेकुलिन ने पहला आइटम मॉडिफाई कर लिया था। अगले स्टेप में एक अप्रेजर बुलवाना और सामान को फिर से ऑक्शन में लगाना था। आधा दिमाग रखने वाला भी उसे पागल समझेगा। एंटीक 25 दिन पहले खरीदी और फिर बेच दी जाए, जबकि उन्हें लंबे समय के लिए रखना चाहिए। बस पैसे खोने का पक्का फॉर्मूला है। अभी हालात ऐसे हैं कि ये आइटम उसके खरीदे हुए आधे दाम पर भी नहीं बिकेंगे। शिकायतों को अनसुना करके उसने बटलर रॉय को अप्रेजर बुलाने और ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार होने का आदेश दे दिया। पूरब के मास्टर क्राफ्ट्समैन की वाच की नई डिस्क्रिप्शन देखने पर उसकी पोटेंशियल जाग उठी। अब उसमें एक स्पेशल इफेक्ट था। ऐसी फूल रख सकता है जो कभी मुरझाएंगे नहीं। ऊपर से वे फूल धीरे धीरे बदलते जाएंगे और हर पंखुड़ी अलग असर देगी, मिड से हाई क्लास फैटिक रिकवरी तक। उसने ये वॉच 2.5 मिलियन एलिन में खरीदी थी, पर अब ये वही आइटम बन चुकी थी जिसे छोड़ना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट टीम जल्दी आ पहुंची। यूरियल को बोलने या विरोध करने का भी वक्त न मिला। उसकी नज़र में ये एक मूर्खतापूर्ण बैंडेड था जो आखिरकार उन्हें दिवालिया कर देगा। बहन से तकरार से थककर डेकुलिन ने उसकी चिंता ठुकरा दी और काम के लिए तैयार हो गया। विज्ञान विश्वविद्यालय के मैजिक टावर में वापस नई मैजिक एक्सप्लोरेशन क्लब ने अपना खुद का क्लब रूम स्थापित कर लिया था। अंदर 5 साधारण पृष्ठभूमि के विद्यार्थी फुसफुसाते हुए कार्ड खेल रहे थे अपने डाउन टाइम में। उनमें से एक थी एफेरिन, जिसने अपने हाथ को ठोक कर धड़काने वाली नजर दिखाई, पक्का फुल हाउस किंग्स के साथ। उसकी क्लबमेट्स हैरान रह गए। कार्ड्स की बात हो तो वो लगभग अनबीटेबल है। एक पूरा हफ्ता सफाई से छूट पाने के लिए वह कुछ भी कर सकती है। क्लब रूम का माहौल मुस्कुराता और आरामदेह था। जिन छात्रों के पास नोबल बैकग्राउंड नहीं था, अब उनकी भी अपनी एक जगह थी। कभी कभी एफेरिन सोचती है कि क्या ये सब कोई ड्रीम तो नहीं है। वो एक बदनामी झेल चुके सूखे परिवार से आती है। अकादमी जाना उसके बस की बात नहीं थी। टावर में कदम रखते ही उसे नफरत और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। एक नोबल छात्र की तिरस्कार अलग थी,
पर ज़्यादातर प्रोफेसर भी उसके साथ अच्छे नहीं थे। कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने उसे लिमिट्स तक धकेल दिया, यहाँ तक कि एक्सपल्शन का खतरा भी उठ खड़ा हुआ। सोचना कि सब कट जाएगा और बस दोस्तों के साथ सादे सीधे मजे कर सकेगा, वो सच्ची खुशी थी। अचानक वह खुशी खुशी बोल पड़ी कि उसने इस ऑर्डिनरी मैजिक एक्सप्लोरेशन क्लब को कितना प्यार किया है जो उन्होंने बनाया। उसकी दोस्त ने संभलाने की सलाह दी, बहुत ज़्यादा फ्लैशी मत हो, नहीं तो अगर फिर कोई टारगेट कर दे तो पता नहीं क्या होगा। और कहा जाता है ना, जैसे ही ये हुआ, एक प्रोफेसर दहाड़ते हुए क्लब रूम में घुस आया और कुछ देहाती लोगों को मजे करते देखकर उसका गुस्सा उबल उठा। एक छात्र जो डेकुलिन का कॉस्प्ले कर रहा था और फेल दिखता था, उसने इन लो क्लास आम लोगों के खिलाफ शिकायत कर दी। बोला, ये लोग टॉवर की जगह घेर रहे हैं और फालतू गरीबों वाली एक्टिविटीज कर रहे हैं। एफेरिन ने तुरंत प्रोफेसर रिलन और उस कमीने बेग को पहचान लिया। ये दोनों आम लोगों से जुड़ी हर बात को बड़ा बना देने के लिए बदनाम थे। प्रोफेसर रिलन ने ऑर्डिनरी मैजिक एक्सप्लोरेशन क्लब के साइन को देखा और बिना वजह बुरी तरह ऑफेंडेड हो गया। हालांकि ये स्वागत योग्य विजिट नहीं थी, एफेरिन और गैंग को कुछ ऐसा होने की उम्मीद थी। अब इसे शालीन तरीके से हैंडल करना था। तो उसने ठहरे हुए अंदाज में अपनी बात रखी और शांत होकर समझाया कि उन्हें आधिकारिक क्लब बनाने की अनुमति दी गई थी। प्रोफेसर रिलन पागल सा हो गया। उसे कोई भी नजर नहीं आता जो प्रेस्टिजियस मैजिक टावर में ऐसे बेवकूफ़ाना पुअर पीपल क्लब को कोसाइन कर दे। फिर उसने एफेरिन को उसी लो लाइफ के रूप में पहचाना जो कुछ दिन पहले सिल्विया ट्रायल में था। हर बार जब ये सो कॉलेड प्रोफेसर उसे लो लाइफ कहते हैं, एफेरिन का रिटेलिएट करने का इरादा और मजबूत हो जाता है। उसकी तीखी नज़रों को भांपते ही प्रोफेसर रिलन को बहाना मिल गया। उसने उसे एरोगेंट ब्रैट का टैग दे दिया, जैसे सजा मांग रही हो। जूलिया अपनी दोस्त को अच्छी तरह जानती है, इसलिए उसने एफेरिन को बचाने की कोशिश की और उसकी बदले लेने वाली नज़र को हटाने की जद्दोजहद की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इसी बीच प्रोफेसर के पास बैठा एक छात्र उन रिप्रिमांडेड देहातियों पर हंसने लगा। रिलन ने पूछना शुरू कर दिया कि ऐसा आउटरेजियस क्लब किसने स्पॉन्सर किया होगा, और उसी वक्त सवाल उठाते हुए वह कमरे की तरफ बढ़ा। एफेरिन ने सबसे पहले नोटिस किया कि आखिर कौन आ गया है। वहीं बेखबर सुअर रियान अभी भी बकबक कर रहा था और अपनी गंदी थूक हर तरफ उछाल रहा था। ठीक समय पर प्रोफेसर डेकुलिन आ पहुंचे और उस एलिटिस्ट प्रोफेसर के ऊपर खड़े होकर दावा कर दिया कि वही हैं जिन्होंने नए क्लब को को साइन किया है। उन्होंने उस सुअर पर भयानक दबाव डाला और पूछा कि क्या उसके लिए कोई प्रॉब्लम है अगर वह एक नया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अलाउ कर रहे हैं। उनकी मौजूदगी ने बाकी छात्रों को राहत दी, पर एफेरिन को फिर भी उस शख्स पर शक बाकी रहा। रेलन को उस तिकड़मी हेड प्रोफेसर की मौजूदगी में खून सूखता सा महसूस हुआ। डेकुलिन ने उस फटेहाल चूंटे को उसी मसले पर दबाना जारी रखा, क्योंकि उसने हॉल के उस पार से आई अपमानजनक मांगें सुन रखी थी। चालाक प्रोफेसर अपनी बहन से चिढ़कर घर से भागा था और मुसीबतें उसे काम तक पीछा करती रहीं। आज वह छोटी सोच वालों से बहस करने के मूड में नहीं था, तो उसने बस अपनी आभा से काम चलने दिया। उसने रैन को घबराते देखा और कोई रास्ता सोचने लगा। मोटे चूंटे का रुख पूरी तरह बदल गया। वह सबसे दयालु दिखने वाले शिक्षकों में से एक बन गया और कहने लगा कि क्लब रूम बहुत खाली पड़ा है। उसने कहा कि इंपीरियल यूनिवर्सिटी के मैजिक टावर के मैचों को बेहतर उपकरण और फर्नीचर चाहिए थे, और इसी वजह से वह पहले गुस्से में था। उसने बस अपना गुस्सा लगाया क्योंकि कीमती छात्रों को वो संसाधन नहीं मिल रहे थे जिनके वो हकदार थे। तो उसने स्वयं यह जिम्मेदारी लेने की पेशकश की कि वह क्लब रूम को सजाएगा और सब कुछ बदल देगा। डेकुलिन ने बस उस मोटे चूंटे को अपनी गलती से निकलने और पछताने दिया। अब उसे अपनी क्लास के बादलों को कसकर पकड़कर आम लोगों के क्लब की मदद करनी थी। बाहर निकलते वक्त डेकुलिन ने उन खबरची छात्रों में से बेग को किनारे किया और यूं ही कहा कि जो लोग कॉकरोच जैसे हैं वे हमेशा वैसा ही व्यवहार करेंगे। बेसिकली बच्चे को कॉकरोच कहने के बाद वह अपने ऑफिस की तरफ चला गया। बेक नाम का शरारती लड़का उस कठोर पर सच्चे बयान को ठंडे तरीके से नहीं ले पाया। उस दिन बाद में प्रोफेसर डेकुलिन ने बुर से वापसी के बाद अपनी पहली क्लास ली। छात्रों के लिए उसे सुनना कुछ समय बाद फिर से एक प्रिविलेज था। भीड़ में सिल्विया अपने ख्यालों में खोई थी। उसके सहपाठी ट्रेन वाली घटना के बारे में बात फुसफुसा रहे थे जो विजर्ड जर्नल में आई थी। पूरे ट्रेन के हवा में तैरने की तस्वीर सबकी नज़रों में थी। सबको आश्चर्य था कि क्या प्रोफेसर डेकुलिन उन्हें उस घटना की कहानी सुनाएंगे। पुराना डेकुलिन शायार होकर बड़ाई करता, लेकिन नया डेकुलिन केवल काम पर था। हवा में टेलीकिनेटिकली नियंत्रित चाक के साथ उन्होंने अपना लेक्चर शुरू किया। आज का पहला विषय है प्योर एलिमेंट्स एंड मैजिक इंटरफेरेंस। देखो, जैसे नाम से साफ है, मैजिक इंटरफेरेंस मतलब किसी दूसरे मैच का किसी के पावर में दखल देना। बुनियादी थ्योरी में गहराई से जाने से पहले डेकुलिन ने एक प्रैक्टिकल प्रिलिमिनरी टेस्ट तैयार किया था। एलेन एक डिब्बा लेकर कमरे में आया जिसमें कुछ तरह के खनिज के टुकड़े रखे थे। एक उंगली के झटके से प्रोफेसर ने उन टुकड़ों को टेलीकिनेसिस से नियंत्रित किया। उसने सावधानी से हर टुकड़ा हर छात्र के सामने तैराता भेजा। जाहिर है बच्चे ऐसे हाई लेवल मैजिक के इस्तेमाल से चकित और हैरान दोनों थे। सिल्विया इतनी आसानी से इंटरटेन नहीं हुई और एफेयर के अंदर जिज्ञासा कहीं ज्यादा थी, अजीबपन से नहीं। प्रोफेसर ने समझाया कि इनके सामने तैर रहे पत्थर मैजिक स्टोन्स हैं जिनकी कीमत हर एक 3000 एलन है। वह टेलीकिनेसिस के अलावा कोई और स्पेल नहीं डालेगा और उन्हें उस मैजिक को इंटरफेयर करके पत्थर छीनना होगा। जो सफल रहेगा वह महंगे मटीरियल को अपने पास रख सकता है। पैसे की बात सुनते ही एफेराइन में बेशुमार उत्तेजना आ गई। वो मेरे जैसी ही है, सच में। अगर उसकी फ्रेंड पास नहीं होती तो वो चीख कर पागल हो जाती। डेकुलिन ने ऐसे जंगली व्यवहार को नज़रअंदाज करने का अभिनय किया और उन्होंने समझाया कि स्पेल ब्लॉक करना इंटरफेयर करने जितना ही महत्वपूर्ण है। तो प्रैक्टिकल प्रिलिमिनरी शुरू हुई।
और हर छात्र ने टेलीकिनेटिक पकड़ से मैजिक स्टोन निकालने का अपना तरीका आजमाया। कमरे में खामोशी छा गई क्योंकि हर कोई अपनी अपनी स्टोन पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर चुका था। पिछली बार डेकुलिन ने एक ट्रेन को फ्री फॉल से रोक दिया था, लेकिन तब से उसने शुरुआती स्तर की टेलीकिनेसिस सीखी ही थी। वह इस टेस्ट को फाइन कंट्रोल से खुद को परिचित कराने की प्रैक्टिस मानता है। साथ ही वह जानना चाहता है कि उसकी टेलीकिनेसिस 150 डेब्यूएंट मैजों के खिलाफ कितनी टिकेगी। और ये जगह साम्राज्य भर के सबसे टैलेंटेड प्रोस्पेक्ट्स को रखती है। खासकर दो ऐसे हैं जो भीड़ से अलग खड़े हैं। एफेराइन सिर्फ उस चकड़ वाले मैजिक मटेरियल पर फोकस किए हुए थी। उसके स्कॉलरशिप फंड लगभग खत्म है, तो ये स्टोन उसकी वॉलेट के लिए अच्छा सप्लीमेंट होगा। जहां वो पैसा पर फोकस है, वहीं सिल्विया उसे हराने पर फोकस है। डेकुलिन का दावा कि एफेरिन ने खुद को उसकी कमजोरी से लड़ना सिखा लिया है, सिल्विया के दिमाग में गूंज रहा था। यह साबित करने की चाह ने उसे आग दे रखी थी कि वह कोई नौसिखिया नहीं है। वह हार मानने को तैयार नहीं थी। एक की प्रेरणा पैसा है और दूसरी की प्रेरणा खुद को साबित करना। कौन जीतेगा? जब दोनों पहली जगह के लिए भिड़े हुए थे, बाकी क्लास सच में बहुत संघर्ष कर रही थी। ज्यादातर लोग कांप रहे थे और उस स्पेल की दर्द झेल रहे थे जो उनकी मैली मना को बाहर रख रहा था। एलन ने अपने बॉस की तारीफ की कि उन्होंने 150 स्टूडेंट मेजेस के आगे भी थोड़ा भी नहीं डगमगाया। काफी समय गुजर चुका था और कोई भी उनकी मैजिक को क्रैक नहीं कर पाया था। सच कहूं तो डेकुलिन को टेलीकिनेसिस बनाए रखने में थकावट होने लगी थी। उन्हें नहीं पता था कि उनके डेब्यूएंट्स इतनी मेहनत कर देंगे कि नाक से खून तक आ जाए। आखिरकार उन्हें महसूस हुआ कि उनकी एक मैजिक स्टोन टेलीकिनेटिक होल से टूटकर बाहर निकल गई है। पहली कामयाब हुई थी स्वर्णिम प्रतिभा सिल्विया वॉन जोसेफाइनी लैड। जो काम बाकी सब झेल रहे थे, कर लेने के बाद उसने तुरंत ही अपना ध्यान एफेरिन की ओर मोड़ लिया। देखते ही कि वह अभी भी ट्रायल एंड एरर में थी, सिल्विया आत्मविश्वास से मुस्कुराई। आज इस एक तरफा रेस की विजेता वही है। अचानक प्रोफेसर की विशाल शख्सियत उसके डेस्क तक आ खड़ी हुई। डेकुलिन ने खुद ही उसे पहली जगह हासिल करने पर बधाई दी। वो पहले से ही भविष्यवाणी कर चुके थे कि सिल्विया ये कर पाएगी देर सवेर। सवाल यह था कि क्या कोई और उनकी काबू में दखल दे पाएगा। ठीक उसी वक्त जब वह सभी की अयोग्यता के कारण प्रैक्टिकल बंद करने ही वाला था, वो हैरान हुआ जब उसने दूसरा सफल होने की सनसनी महसूस की। तेज हरा सा प्रकाश उसने और सिल्विया दोनों का ध्यान खींचा। खून पसीना और आंसू बहते हुए एफेरिन ने अपना मुफ्त का 3000 ELN पक्का कर लिया था। सिल्विया दबाव महसूस करने लगी। उनके क्लियर टाइम में सिर्फ कुछ सेकंड का फर्क था। वह आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकती। इसी बीच बाकी क्लास ऐसा लग रहा था जैसे सबने मिलकर पैंट गीले कर लिए हो, पर उनकी मैजिक स्टोन्स अटल रहीं। कुछ ने डेस्क पर उल्टी कर दी, कुछ जोर से खून बहा रहे थे और ज्यादातर बेहोश हो गए। इससे पहले कि डेकुलिन ने गेम ओवर घोषित किया, उन्होंने अपने फेलियर को बदतर कहा कि स्टोन्स को हिलाना तक न पहुंच पाए और कहा कि ब्रेक लेकर उस बदबूदार गंदगी को ठीक से साफ करो। स्टूडेंट्स ने जितना हो सका खुद को संभाला और प्रोफेसर के निर्देशों का पालन किया। जूलिया ने एफेरिन से पूछा कि जब सिल्विया को छोड़कर बाकी सबने अपनी शान खो दी और एक साधारण प्रैक्टिकल के लिए जान से बचकर निकले, तो कैसे सफल हुई। खुद माना जाए तो एफेरिन भी लगभग फेल हो गई थी। वो बस भाग्यशाली थी कि बीच में उसे एक अचानक ज्ञानोदय हुआ था। उसे टेलीकिनेसिस की ज्यादा जानकारी नहीं है, पर जब वो डेकुलिन की मैजिक तोड़ने की कोशिश करती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे किसी मूर्त चीज को फोड़ रही हो। कुछ मीटर दूर सिल्विया का दिमाग मिनटों में सैकड़ों विचारों से भर रहा था। वो इसे स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि पिछले एग्जाम में सबसे नीचे रहने वाली लड़की इतनी तेजी से उसकी रफ्तार पकड़ गई। उसे पक्का पता था कि किसी तरह की खास रियायत उस लड़की को नहीं मिली। वो शक करने लगी कि जो अफवाहें थीं, डेकुलिन बाद में वर्क सेशंस के बाद आम लाड़की को प्राइवेट पढ़ाते हैं, वो सच हो सकती है। अगर ऐसा है तो डेकुलिन ने उसे झूठ बोला होगा और छिपाया होगा। वो बस सोच ही नहीं पा रही थी उस अधखाचे आम लोग में ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं। इलाई की वो होनहार युवती एफेरिन को घमंडी कहने की हिम्मत कर बैठी, जबकि उसने खुद कभी शीशे में अपनी शक्ल तक नहीं देखी। सारी उल्टी और खून साफ होने के बाद डेब्यूएंट्स बेहतर हाल में अपनी सीटों पर वापस आ गए। उस वार्म अप प्रैक्टिकल में हर किसी ने मैजिक इंटरफेरेंस करने की पूरी कोशिश की, पर टेलीकिनेसिस रोकने का सबसे आसान तरीका सबने मिस कर दिया। दोनों सफल लोगों को शायद पता होगा कि प्रोफेसर किस बारे में बात कर रहा है। विधि मना के अंदर छिपी है। स्पेल के बजाय विरोधी मना में दखल देना पड़ता है। जहां आमतौर पर लोग दिखाए गए जादू को ब्लॉक करने की बात करते हैं, वहीं मना इंटरफेरेंस असल में उस खास स्पेल को समझने और मना के प्रवाह को बाधित करने के बारे में। कागज पर सरल लगता है, पर इस विधि के व्यापक उपयोग न होने का साफ कारण है। इसमें एक बड़ी लिमिटेशन है। मना इंटरफेरेंस तभी काम करता है जब उपयोगकर्ता बहुत सारे मैजिक सर्कल फॉर्मूलेस को याद रखता हो। आप केवल उन्हीं मैजिक पर मना में दखल दे सकते हैं जिन्हें आप गहराई से जानते हो। ये लड़ाई के बीच में व्यावहारिक तरीका नहीं है। ज्यादातर हालात में बैरियर डिफेंस के लिए आसान और तेज होते हैं। एक ठोस ब्लॉक के बाद असरदार काउंटर संभव है। हालांकि प्रोफेसर इस सेमेस्टर में मना इंटरफेरेंस की धारणाओं को उनके हड्डियों में तक ठोकने की मंशा रखते हैं। नो पेन नो गेन। पहले उन्होंने तकनीक के सार को दिया। किसी को भी मैजिक सर्कल के केंद्रीय सर्किटों की विस्तृत श्रृंखला पहचाननी होगी। ये सर्किट उस मैजिक के प्रकार पर बनते हैं, चाहे विनाशकारी हो या सहयोगी, और साथ ही यह भी ध्यान में रखता है कि कौन से तत्व उपयोग हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में, किसी भी वक्त विरोधी किस केंद्रीय सर्किट का उपयोग कर रहा है, ये पहचानना उन्हें इंटरफेरेंस का मुफ्त पास दे देगा। एक बार वे इस कॉन्सेप्ट से परिचित हो गए तो जटिल मना इंटरफेरेंस भी आसान हो जाएगा।
इसी सोच के साथ आज की लेक्चर का फोकस आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले मैजिक सर्कल्स की सेंट्रल सर्किटरी पर रहेगा। डेमो दिखाने के लिए डेलिन ने स्टॉर्म ब्लेड नाम के स्पेल का मैजिक सर्कल दिखाया, एक पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव तरह का मैजिक जिसकी सर्किटरी अंदर से ही जलकर फटती है। फिर उसने सपोर्ट मैजिक वगैरह का डेमो दिया। इस दौरान स्टूडेंट्स पूरी तरह अटके हुए थे, उसकी हर बात पर टिका हुआ और नोट्स बटोर रहे थे। 2 घंटे की बिना रुके शो एंड टेल के बाद डेफॉल्ट घड़ी की ओर मुड़ा और देखा कि डिस्मिसल का टाइम आ गया है। उनके पास अभी थोड़ा और कंटेंट बचा था, पर टाइम खत्म हो गया। डेब्यूएंट ने पहले प्रैक्टिकल पर ज़्यादा समय बर्बाद किया था, उसके बाद साफ सफाई भी लगी। फिलहाल उन्हें आराम करना और जो सीखा उसे एब्जॉर्ब करना होगा। मिड टर्म एग्जाम आने वाले हैं और उसके पहले वह एक ओपन प्रैक्टिकल कराएगा। उसने सबको चेतावनी दी कि अच्छे से पढ़ो और दिल पर उतार लो, आगे बहुत काम आएगा। उसने स्टूडेंट्स को अलविदा कहा और निकल गया। वक्ता टाइम आउट होते ही वहीं रुका नहीं करता। ओवर टाइम बिना पैसे के कौन करेगा? वह ऐसा नहीं है। अजीब बात है, उसकी क्लास को पसंद नहीं आता जब डेकुलिन समय पर लेक्चर खत्म कर देता है। उन्हें लगता है जैसे शानदार सीन आधा रह गया हो। जैसा हमेशा जूलिया ने प्रोफेसर की बातें मुश्किल से अटेंड की और एफरीन ख्यालों में खोई रही। आज ये वाइल्ड कामनर लड़की किसी बड़ी इंसाइट के बेहद करीब महसूस कर रही थी। शब्दों में बताना मुश्किल है, पर उसने अपने मैजिक में असल में बड़ा प्रोग्रेस महसूसा। दिन बढ़िया चल रहा था तब तक कि वही स्निच जो पहले भी मुसीबत ढूंढ रहा था, फिर आदम का। बेक, वो बदसूरत चूहा जो डेकुडलिन का कॉस्प्ले कर रहा है, गरीबों के प्रति अपनी घृणा छिपाता भी नहीं था। इस बार लड़कियां चुप नहीं बैठी। बेक पिछले कुछ दिनों से उनकी बातों में घुसा हुआ था और अब उनमें जवाब भड़कने लगा था। उसी ने पिछली बार प्रोफेसर रेलन को भी घसीटा था, बस ड्रामा करने के लिए। वो बस एक जेन की अंश है जिसे कामनर ओवरशैडो कर रहे हैं। उसे जलन होती है कि लो क्लास लोग क्लास में उससे कहीं बेहतर कर रहे हैं। आज एफेरीन अच्छा मूड में थी, इसलिए उसने तय किया कि वो राइड के स्तर पर नहीं उतरेगी और मूड खराब नहीं करेगी। ये सोच रही थी तभी बेक ने उसके परिवार को टॉपिक बनाया। पूछा कि जब उसके घर में एक पैसा तक नहीं तो उसने प्रोफेसर को ब्राइब करने के लिए कहाँ से रिसोर्स निकाले। इस बार उसने देखने के लिए दिल किया था कि किसी की चिमटी तोड़ दे और किसी घमंडी नवाब का चेहरा फाड़ दे। बेक अपनी प्रोवोकेशंस जारी रखता रहा और अफवाहें उछाली कि एफरीन को डेकुलिन के साथ आफ्टर ऑनवर्ड्स प्राइवेट क्लास मिलती है। नेचुरली उसने ऐसे स्कैंडल वाले इल्जामों का जोरदार इनकार किया। हलचल के पास ही सिल्विया ध्यान से सुन रही थी। अगर अफवाहें सच नहीं हैं तो बेक को एक सही एक्सप्लेनेशन चाहिए कि कैसे एक आधा कल्याण वाली जो एकेडमी से भी नहीं आई सबको पीछे छोड़ गई। वो घमंडी सोचता था कि प्रोफेसर ने दया की और उस गरीब लड़की को मैना स्टोन गिफ्ट कर दिया होगा। घर नहीं है, पेरेंट्स भी नहीं, एक पीड़ित अनाथ तो सिकुड़ कर किसी भी भीख भंगी तरीके से गुजारा करेगा, यही उसकी राय थी। इस रफ्तार से अगर बेक एक और शब्द बोला तो एफरीन काबू खो सकती थी और वहीं उस वक्त हत्या तक कर बैठती। घमंडी अंदाज में पीछे हटने से इनकार करते हुए बेक ने उसे मूव करने की हिम्मत दी। सिल्विया और भी करीब से देखती रही। जैसे ही टकराव चरम पर पहुंचा, अगर जूलिया उसके पास नहीं होती तो एफरीन बेयर फिस्ट से बेक का आत्मसंतुष्ट चेहरा फाड़ देती। जूलिया ने उसकी दोस्त को याद दिलाया कि एक और सजा उसके करियर की शुरुआत से पहले ही उसे खत्म कर देगी। इसी अहम मोड़ पर एफरीन को प्रोफेसर की वो सलाह याद आई कि मैथ्स को हर वक्त ठंडे और कैलकुलेटेड स्वभाव को बनाए रखना चाहिए। तो उसने गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश की और अपना हाथ रोका। वो मुस्कुराई और अपनी फ्रेंड को धन्यवाद दिया कि उसने उसे ग्राउंड कर रखा। परेशान तो थी, पर अब ठीक थी। एफरीन बेशक इडियट सीक्रेट से बात करते हुए थोड़ा पागल हो जाती है, तो उसने सॉरी कहा और जैसे बेक अस्तित्व में ही ना हो वो बिहेव करने लगी। उसने रास्ता दिखाया और जूलिया को कैफेटेरिया में कुछ खाने के लिए इन्वाइट किया। कुछ सीटों की दूरी से सिल्विया चुपचाप देख रही थी और एफरीन का रीएवैल्यूएशन कर रही थी। हाँ, वो वाइल्ड कामनर लड़की अपना टेम्पर संभालने में कामयाब रही, पर इसका मतलब ये नहीं कि अब वो नाराज नहीं है। वो सच में उस मूर्ख बेक को सिखाना चाहती है ऐसा लेसन जो वो कभी भूल ना पाए। जैसे ही वो एलिटिस्ट जहरीले के साथ निपटने के तरीकों के बारे में जोर से सोच रही थी, वह एक गली के किनारे से गुजरते हुए सुनहरी प्रोडिजी से टकरा गई जो जैसे उसे रोके हुए खड़ी थी। सिल्विया ने बिना किसी घमंड के मुंह खोला और बोली, क्या हम प्लेन में थोड़ी प्राइवेट बात कर सकती हैं? एफरीन को बिल्कुल नहीं पता था कि यह बातचीत का न्योता किस बारे में हो सकता है। उसने पूछा, क्या सिल्विया फिर हाथ उठाने की सोच रही है? आज ऐसा दिन नहीं है, अगर यही मंशा है तो वो पास करेगी। जब उसने रुख कम नजर आया तो सिल्विया सीधे सवाल पर आ गई, क्या डिकुलिन स्कूल के बाहर उसे ट्यूशन दे रहे हैं? बेशक ये इल्जाम कॉमनर को भड़का गया। उसने इसे एक और नोबेल की चैलेंज समझा। अफवाहें तो किसी तर्क की जगह नहीं बैठती, उनका सबसे खराब स्टूडेंट प्रोफेसर रिश्ता रहा है, तो ये खुफिया ट्यूशन वाली बात सिर्फ अपमानजनक लगती है। एफरीन गर्म हुई, लड़ने के मूड में थी और सिल्विया चुपचाप उसकी प्रतिक्रिया का आकलन कर रही थी। जब सिल्विया ने देखा कि कॉमनर सचमुच सच्ची है तो वो पलट कर वहां से चल दी। जाते समय उसने एफरीन को कुछ महत्वपूर्ण बातें छोड़ दी। उसके ज्ञान में प्रोफेसर पिछले 3 साल से किसी लैब में कदम तक नहीं रखे हैं। एफरीन के पिता के मरने के बाद से एक भी बार लौटा नहीं। आंखों पर पट्टी बांधे हुई कॉमनर ने इसे इस कन्फर्मेशन की तरह लिया कि धोखेबाज उनके पापा के बिना कुछ भी सही नहीं कर सकता। वो आखिर में जीनियस था। एफरीन अपनी व्याख्या पर इतनी कॉन्फिडेंट थी कि सिल्विया ने उसे टेढ़ा देखते हुए पूछा, क्या उसे पता है कि डेकुलिन पिछले 3 महीनों से रोज लैब जा रहे थे? उसने पूरे इलाके की सफाई करवाई, एक असिस्टेंट चुना और हायर किया और रिसर्च के लिए नए मैजिकल टूल भी लाए। इसका मतलब बस एक ही चीज़ हो सकती है ना? एफरीन हैरान रह गई। उसका दिमाग फौरन बुरे से बुरे सीन पर कूद गया। शायद वही चोर फिर से उसके पिता की शोध खोज को जबरन वसूलने की कोशिश कर रहा होगा।
पर जो डेकुलिन सब जानते हैं वो इतने हाई लेवल स्टडीज़ खुद चलाने के काबिल नहीं लगते। फिर भी ये खबर उसके पेट में एक अजीब बेचैनी छोड़ गई। सिल्विया के सामने उसने मामले को कुल मिलाकर नज़रअंदाज कर दिया, दिखाते हुए कि इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ा। एफरीन ने कहा, जो भी प्रोफेसर अपनी लैब में कर रहे हैं वो उनका मामला है और डेब्यूंट्स को उसमें दखल नहीं देना चाहिए। सिल्विया उसकी एक्ट से पार देख सकती थी और मुस्कुराहट छुपा ली। एक अनपेक्षित खुलासे से हिलाकर और उसकी प्रतिक्रिया देखने के बाद सिल्विया ने एफरीन को हल्के सी नजरिए से अलविदा कहा। कॉमनर को छोड़ा गया कि वो अपने पिता की विरासत के परे कब तक किसी के हाथों एक्सप्लॉइट होने की संभावना पर सोचती रहे। कई दिनों बाद पिछली लेक्चर की जारी कड़ी शुरू हुई। डेब्यूंट्स धीरे धीरे बिल्डिंग से बाहर निकले और ट्रेनिंग फील्ड की तरफ गए। फिर किसी अज्ञात वजह से वो सब धूप में सीध साफ लाइन में खड़े हो गए। किसी के पास भी आइडिया नहीं था कि प्रोफेसर ने क्लास को बाहर बुलाने के लिए क्या प्लान किया हुआ है। जब सब सोच रहे थे कि आगे क्या होगा, बेक ने जानबूझकर एफरीन की एक कॉमनर दोस्त से टकराकर उसे जोर से धक्का दिया। इस बार एफरीन को जूलिया को काबू में रखना पड़ा ताकि बड़ी बनकर वह बात छोड़ दे। कुछ ही पल में एक शांत और कमांडिंग आवाज में साइलेंस की मांग हुई ताकि लेक्चर ठीक से शुरू किया जा सके। जैसा कि प्रोफेसर डी क्यूटलिन ने पहले कहा था, आज आधिकारिक मिड टर्म परीक्षाओं से पहले आखिरी प्रैक्टिकल होगा। उंगली की ठोकर के साथ उन्होंने आज के लेक्चर स्टाइल का सही परिचय दिया। खंभों पर लगे टेपेस्ट्री कटे और जो चीज़ छिपी थी वो सामने आई। एक सोल्ड आउट भीड़, दर्शकों का समंदर। सरप्राइज के तौर पर डेब्यूंट्स अब अनगिनत लोगों के सामने एक पब्लिक प्रैक्टिकल देंगे। एफरीन और वो कॉमनर कभी इतने बड़े भीड़ को जमा होते नहीं देखे थे। डीएफएलएन ने विस्तार से बताया कि हर स्टूडेंट इन चौकस नज़रों के सामने मैजिक कॉम्बैट दिखाएगा। जो भी मैजिक उनकी आर्सेनल में है उसे इस्तेमाल करके डेब्यूंट्स एक दूसरे से लड़ेंगे। उन्हें कम से कम 3 शुद्ध एलिमेंटल मैजिक फॉर्म्स दिखानी होंगी। जीत हार ज्यादा मायने नहीं रखती। उनको फाइट की क्वालिटी और नियमों के भीतर व्यवहार के आधार पर स्कोर किया जाएगा। डेकुलिन खुद हर डेब्यूंट की ताकत और कमजोरी नोट करेंगे। उम्मीद है कि ज्यादातर बच्चे उन नोट्स को बेस बनाकर अपने हुनर को निखार सकें। इसके अलावा प्रोफेसर रिलान घातक चोटें न हो इसकी पुख्ता निगरानी करेंगे। इतनी काबिल मैच की निगाह में बच्चों को बिना बेइज्जती के पूरा पावर लगाना मंजूर है। बिना देरी के डेकुलिन ने पहला मैच करके पब्लिक प्रैक्टिकल शुरू किया। उन्होंने रैंडम बच्चे यूरोजोन को बुलाया और घबराए हुए डेब्यूंट से पूछा कि वो रिंग में किसके साथ जाना चाहता है। रैंडम ने किसी अनाम रैंडम लड़के का चयन किया और दोनों धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़े ताकि हर कोई उन्हें घूर सके। आखिरकार प्रोफेसर की ग्रीन लाइट देते ही वो तुच्छ पहला मुकाबला शुरू हो गया। लड़ाइयाँ एक के बाद एक चलती रहीं। मैच हाई क्वालिटी थी और पूरे आराम से आगे बढ़े। ये डेब्यूटांट असली जेनियस लोगों से छोटे पड़ सकते हैं, पर इन बच्चों में भी अपनी अपनी काबिलियत है जिस पर इतराया जा सकता है। साइडलाइन पर प्रोफेसर स्टेज पर बारीकी से नजर रख रहे थे, ऑफिशिएटिंग और स्कोरिंग के लिए। शुरुआत में कुछ स्टूडेंट्स लड़ाई के असली माहौल से अनजान होने की वजह से थोड़े अजीब तरीके से मूव कर रहे थे, लेकिन उनकी अनभिज्ञता ने उन्हें मैजिक यूज पर ज्यादा फोकस करने पर मजबूर कर दिया। कुछ राउंड के बाद एक जबरदस्त विस्फोट हुआ जिसने एरिना को झुलसा देने वाली गर्मी के साथ लगभग मिटा दिया। सिल्विया अपने साथियों से बिल्कुल अलग लेवल पर दिखी, जैसे पूरी ही एक अलग स्ट्रेटोस्फीयर में हो। बेक और उसके गुंडे साइडलाइन पर हंस रहे थे, हर हारने वाले कॉमनर पर अतिघमंडी रिएक्शन दे रहे थे। बेक ने मजाक किया कि जो हार गए हैं वे मैजिक छोड़ दें और उसका गार्डन साफ कर लें। एफरीन इन क्रूर लोगों पर पलक नहीं झपक रही। वे जानबूझकर इतनी ऊंची आवाज में बोल रहे थे कि किसी प्रतिशोध का ख्याल ही नहीं था। जैसे ही उसकी एक कॉमनर दोस्त निर्णायक हार के बाद लंगड़ाते हुए एरिना से बाहर आई, एफरीन ने उसे उठाने के लिए कुछ उत्साहवर्धक और सांत्वनादायक लफ्ज कहे। आखिरकार प्रोफेसर डेकुलिन ने मोर्चे पर एक जाने पहचाने नाम को बुलाया, चूहा बेक। अपना विरोधी चुनने के लिए बोले जाने पर वह बच्चा घमंडी सी मुस्कान के साथ लाइनअप को निहारा। बिना किसी झिझक के उसने एफरीन की तरफ इशारा किया और उसे अपने ड्यूल पार्टनर के रूप में चुना। डर या बेचैनी की जगह उसके भीतर एक अजीब सा सुकून आया। सच्चाई यह है कि यह उसके लिए सबसे बढ़िया केस था। अब जबकि वो उस बच्चे का सामना करने वाली थी जो उसकी फ्रेंड ग्रुप को लगातार डराता रहा है, उसे बेसब्री से उसे तहस नहस करने और उससे अच्छे ग्रेड लेने का इंतजार था। ऑफिशियल शुरू करने से पहले बेक ने उसकी तरफ कुछ ट्रैश टॉक फेंका। मजाक में कहा कि अब कोई छुपकर उसे ट्यूटर नहीं कर पाएगा ताकि वो जीत हासिल कर सके। वो अभी भी उस कमजोर अफवाह से चिपका हुआ था। एफ ने सोचने लगी कि ऐसे गंदी बात करना शायद स्पॉइल्ड नोबल्स की बेसिक मैनर्स बन गई हैं। फिर उसने सीधे चोट की जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। एफरीन ने बेक को डेकुलिन का नकल करने और बुरी तरह फेल होने के लिए सार्वजनिक रूप से निकाल दिया। सामने लोगों के बीच बच्चे की बेचैनी साफ दिखी। उसे संभलने का मौका दिए बिना एफरीन ने पहला स्पेल एक्टिवेट किया। पूरे एरिना में हरा प्रकाश चमक उठा। उसका इरादा बेक को दिखाना था कि उसकी फूहड़ फैशन उसकी लचर मैजिक के बराबर है। दोनों के बीच नफरत की गाड़ी हवा में अगला प्रैक्टिकल ड्यूल आरंभ हो गया। बेक ने अपनी हथेली में एक चमकदार लाइट मैजिक सर्कल समाहित किया और टोहले से कहा कि वह एफरीन को परलोक में उसके माँ बाप से मिलवाने में मदद करेगा। वह ब्लॉक, पैरी या काउंटर करने में थोड़ी देर कर गई। तेज हमला उसे उसके कोने की तरफ उछाल कर भेज दिया। मंजिल पर गिराने के बाद बेक ने हमला जारी रखा ताकि वह वहीं दबकर रहे। घमंडी मुस्कान के साथ भीड़ के सामने अपनी ताकत का शो दिखा रहा था। उसे चीयरिंग बेहद पसंद आ रही थी। या यहीं तक चलता रहता तो वो हर लम्हे का आनंद लेता। लेकिन रियलिटी ने इस शरारती लफ्त पुते के लिए कुछ और गहरा प्लान किया था। सारी कोशिशों के बावजूद कि बलपूर्वक उसे नीचे गिरा दे, ऐसा लग रहा था कि कॉमनर लड़की बिल्कुल अछूती थी। मैजिक टॉवर आने के बाद से वह एक पुरानी कहावाणी के बारे में सोच रही थी जो उसने पहले सुनी थी।
अच्छी पिटाई किसी नोबल पर खूब जचती है। सच कहें तो इससे सच्चा वाक्य कोई नहीं। अपनी मैजिक सर्कल से एफरीन ने एक चिपचिपा हरा स्लाइम पैदा किया जो बेग की तरफ उछल पड़ा। वो स्लाइम आखिरकार मुट्ठी का रूप ले बैठा और एक ही पंच में डेकुलिन नकल करने वाले को स्ट्रेटोस्फीयर तक भेज दिया। जब बेग जमीन पर वापस पड़ा तो रो रहा था और ट्रॉमा में था। किसी को उसका अंडरवियर चेक कर देना चाहिए। शायद पीला दिखाई दे, हो सकता है कुछ ब्राउन भी हो। एफरीन इस मौके को छोड़ने वाली न थी। वह हार चुके चूहे पर छाई हुई थी और जीत की थाप पर नाज कर रही थी। एफरीन की जीत की घोषणा के बाद भी कड़वा बेक मान रहा था कि वह तो बस लकी हिट खा गई थी। डेकुलिन असल में चिढ़ा हुआ था क्योंकि आखिरी बाउट बहुत जल्दी खत्म हो गया था, किसी बेहुदे बदमाश की वजह से। दर्शकों को प्रॉपर शो नहीं मिला तो शर्म की बात होगी। उसकी शिकायतें सुनकर एफरीन ने खुद आगे बढ़कर एक और मौका लड़ने के लिए वॉलंटियरिंग कर दी। उसे प्रैक्टिकल पास करने के लिए 3 तरह की शुद्ध एलिमेंटल मैजिक दिखाई नहीं थी, पर अब तक उसने सिर्फ एक ही यूज़ की थी। उसका ओपोनेंट इतना कमज़ोर था कि वह अपनी असली ताकत दिखा नहीं पा रही थी बिना ओवरबोर्ड जाए। उसकी बात समझ में आई। वो साफ तौर पर स्ट्रांग थी, पर क्राइटेरिया उसे एक घटिया ओपोनेंट की वजह से फेल कर देगा। इसलिए प्रोफेसर झुके और एफरीन को एक डू ओवर के लिए किसी और को चैलेंज करने की अनुमति दे दी। बिना झिझक उसने हाथ उठाया और डेकुलिन की तरफ उंगली कर दी। चेहरे पर पक्का कॉन्फिडेंस वाला स्माइल सजाए वह जोर से एक ऐसा चैलेंज ऐलान कर बैठी जिसे प्रोफेसर ने शायद ही कभी सुना होगा। वो तो पहले ही उस कॉस्प्लेयर को धूल चटा चुकी थी। अब असली मैदान में सीधा प्रो से भिड़ने का टाइम आ गया था। रिलन दंग रह गया। तुम पागल हो बिच, उसने बड़बड़ाया। सबको लगा वह अपना दिमाग खो बैठी है। सिल्विया की भौहें चढ़ी। वह उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। एफरीन शोर से हैरान नहीं थी। उसे पता था यह कैसा दिखता है। वह बेवकूफ़ नहीं थी, लेकिन यह उसका मौका था, एक दुर्लभ अवसर डेकुलिन का सामना करने का। कुछ जिसको करके उसने हमेशा सपना देखा था। लोग चाहे उसे पागल कहें, वह कर ही दिखाएगी। डेकुलिन बस मुस्कुराया। रिलान गालियां देते रहा, उसे पागल बच्ची तक कहकर। वहीं डेकुलिन शांत रहा और कहा, आराम करो, जिससे रन उसका रवैया समझ न पाया। फिर डेकुलिन ने अपना फैसला सुनाया। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने कहा था किसी को भी चुनौती दी जा सकती है और उसे रोकने के कोई नियम मौजूद नहीं थे। फिर भी उसने साफ किया कि एक प्रोफेसर छात्र पर पूरा हमला नहीं कर सकता, इसलिए शर्तें रखी। वो पहले हमला नहीं करेगा। अगर वह उसे अपनी जगह से हिला सके तो जीत उसकी होगी। इफ्रेने ने बिना झिझक सहमति दे दी। वो एक कदम आगे बढ़ी, सीना ठोक कर उसके सामने खड़ी हुई। दिल जोर से धड़क रहा था जब उसने हरे रंग की चमक छोड़ी। वो इस पल की तमन्ना कर रही थी, डेकुलिन के खिलाफ मैच। फिर उसने शुरुआत का संकेत दे दिया। एफरीन ने अपनी मैजिक सक्रिय की। उसे पता था कि वो उससे कमजोर है। वो जानती थी वह लापरवाह हो रही है, पर यह उसका मौका था फर्क देखने का, अपनी और उस आदमी के बीच की दूरी नापने का जिसे वह एक दिन पीछे छोड़ना चाहती थी। उसने अपनी पूरी ताकत एक ज्वलंत मैजिक सर्कल में उड़ेल दी, जबकि डेकुलिन अपनी जगह पर खड़ा रहा। डेकुलिन सच में प्रभावित था। उसके सामने एक विस्फोट हुआ, लेकिन एफरीन अभी खत्म नहीं हुई। इस बार उसने पृथ्वी की मैजिक का इस्तेमाल किया। काली धुएं ने एरिना भर दिया। फिर आग की भंवर उठी। रिलान की जबड़ा खुल गई। सिल्विया झुकी हुई देख रही थी, भीड़ साफ तौर पर दंग थी। एफरीन का मैजिक सर्कल अभी भी सक्रिय था। प्रोफेसर के चारों ओर जमी आग की गेंद दरकने लगी और फिर उसने बिना उंगली उठाए ही उसे चकनाचूर कर दिया। वो बस खड़ा रहा, हाथ बांधे। एफरीन ने दांत पीस लिए। उसने जादुई प्रोजेक्टाइल्स की एक सीरीज छोड़ी। निकोलिन ने शांतिपूर्वक उसकी आदतों पर टिप्पणी की। उसने बताया कि जितनी बड़ी उसकी मैजिक होगी उतने ही स्पष्ट उसके पैटर्न होंगे। उसने फिर से महसूस किया मैजिक में इंटरफियरेंस। उसने अगला जादू डालने की कोशिश की, पर कुछ भी नहीं हुआ। पैनिक उसकी आंखों में चमका। क्या उसकी मैजिक सर्किट में कोई समस्या आ गई? क्या डेकुलिन ने इसमें हस्तक्षेप किया? उसने समझाया कि अब वह उसके सामने मैजिक का उपयोग नहीं कर सकती। गुस्से में उसने महसूस किया कि उसने उसकी मैजिक सील कर दी है, पर वह हार मानने वाली नहीं थी, अभी नहीं। वैसे भी वह अपनी शारीरिक ताकत पर ज्यादा भरोसा करती थी। उसने मुट्ठी उठाई, खाली हाथ लड़ने को तैयार, लेकिन फिर वह हिचकी। उसने डेकुलिन का हाथ हिलते देखा। एक उंगली की झटका से उसने उसे हवा में उछाल दिया। एफिरिन एरिना के दूसरी तरफ जा गिरी, जमीन पर जोर से टकराई और दर्द में कराह उठी। डेकुलिन ने बारीकी से देखा कि कैसे इफेरिन ने शुद्ध हवा और आग के तत्वों को कुशलता से मिलाया, फिर उसे पृथ्वी आधारित धूल विस्फोट से जोड़ा। उसकी जादुई प्रवृत्ति असाधारण थी, फिर भी वह जानता था कि चाहे किसी का मैजिक सेंस कितना भी अच्छा हो, बिना कंट्रोल के उसका कोई मतलब नहीं। और यह सब संभव हुआ ईफेरिन के यूनिक टैलेंट वेसल की वजह से। उस हरे ब्रेसलेट के साथ वही हर तत्व की मैजिक चला सकती थी, एक ऐसी ताकत जिस पर दुनिया में कोई भी जलता। डेकुलिन ने सोचा अगर असली डेकुलिन अभी उसे देख लेता तो शायद वो हिल जाता, शायद जल भी जाता। उसे भरोसा था कि अगर एफिरिन जैसे नेक नाम वाली सही तरीके से बढ़े तो उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। फिर वह उसकी तरफ बढ़ा। उसने कहा कि अफसोस की बात यह है कि नतीजा साफ था, पर उसने यह भी माना कि बुरा नहीं था। बस इतना सुनकर इफेरिन का दिल हरक गया। फिर डेकुलिन ने पब्लिक प्रैक्टिकल सेशन खत्म कर दिया। उसने नए छात्राओं से कहा कि अब अपने मिड टर्म्स की तैयारी पर ध्यान दें। भीड़ में शोर मचा हुआ था। लोग कह रहे थे कि डेक्लन के किसी की तारीफ करना रेयर है, लेकिन इस बार सब सहमत थे। एफिरिन ने कमाल कर दिखाया था। बेक के बोरिंग मैच के बाद शायद किसी ने ज्यादा उम्मीद नहीं की थी। बेक ने यह सुना और चेहरा कुछ खुश नहीं दिखा। एफिरिन ने सोचना शुरू कर दिया, क्या अभी अभी उसे मान्यता मिल गई थी? जूलिया मुस्कुराती हुई उसे उठाने आई। उसने कहा, तुम बहुत कूल हो। क्लब के सब लोग सहमते थे। उन्होंने उसे अपना प्राइड कहा। वहीं पियर्स पर गनीशा ने एक जहाज आते देखा। उसे उनका आना पहले से पता था। जब जहाज डॉका उसने लियो कार्लोस नाम के एक आदमी का स्वागत किया। काफी दिन हो गए थे। एक औरत आगे आई और उसने भी नमस्ते कहा। गनीशा ने उसे वेलकम कहा और पूछा क्या वो उसे मिस कर रही थी। उसने कहा कि बस थोड़ा बहुत ही मिस किया। वो औरत यूरिया थी,
उस द्वीप की लड़की जिस पर फिलहाल यूआरा का कब्जा था, किम वूजिन की एक्स गर्लफ्रेंड। गनीशा ने यूरिया से बताया कि वह उसे कितना मिस करती थी। यूरिया प्लेफुल अंदाज में बोली कि दर्द हुआ और मजाक में कह दिया कि यह चाइल्ड अब्यूज़ है। गनीशा ने तुरंत माफ़ी मांगी। इधर यूरिया को गाड़ी में बैठने से ठीक पहले एक तेज़ रोशनी याद आई। उस रोशनी ने उसे निगल लिया, सब कुछ मिटा दिया और उसकी दुनिया की सारी आवाज़ें गायब हो गईं। वह बेहोश हो गई। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसकी असली दुनिया पूरी तरह गायब थी। फिर उसने गनीशा को देखा, जो पूछ रही थी कि क्या डेकुलिन सच में यूरिया जैसे बच्चे को इस्तेमाल करने का प्लान कर रहा था। गनीशा ने कहा कि वह यह काम नहीं कर पाएगी। उसके एक अधीनस्थ ने कहा कि उसे शुरू में ही इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए था। उसने चिढ़ाते हुए कहा कि तुमने ये मिशन इसलिए लिया क्योंकि तुम डेकुलिन के चेहरे पर हार गई, और पूछा, क्या तुम्हें पता है कि कैंसिलेशन फ़ी कितनी महंगी है? यूरिया ने महसूस किया कि लोग परिचित लगते हैं। वही चेहरे, वही आवाज़ें, वही हालात जो उसने अपनी कहानी और कैरेक्टर्स बनाते हुए बनाए थे। उसे याद आया वो रातें जब वह उन्हें डिज़ाइन करती रहती थी, और अब वे सब उसके सामने खड़े थे। गनीशा ने बच्चे से अपना परिचय कराया और पूछा, क्या वह यूरिया है? यूरिया को एहसास हुआ कि ये सच में वही लोग थे, गनीशा और रेड गार्नेट एडवेंचरर्स। फिर उसने गर्म हवा, पेड़ों की खुशबू और प्रकृति की बनावट महसूस की। ये असली था, वह गेम के भीतर थी। उसने जवाब दिया कि वह यूरिया है, और यूं ही यूं आरा बन गई यूरिया, उस गेम का एक कैरेक्टर जिसे उसने कभी बनाया था। बाद में गनीशा ने बच्चों, लियो और कार्लोस को डांटते हुए कहा कि दौड़ना बंद करो। यूरिया गनीशा को अच्छी तरह जानती थी। वह दुनिया की टॉप एडवेंचर थी। अगर वह इस अनजान दुनिया में जिंदा रहना चाहती थी तो उसका सबसे अच्छा ऑप्शन गनीशा के करीब रहना था। यूरिया ने ठान लिया कि वह जिएगी और एक दिन घर वापस जाने का रास्ता ढूंढेगी। मैनशन में वापस डेकुलिन के पास एक पैकेज आया। वो लोकी लॉक का यूक्लिन वैन था, एक स्पेशल वैन जो मास्टर आर्टिसन लोकी लॉक ने बनवाई थी। खासतौर पर यूक्लाइन के लिए डिज़ाइन की गई ये वैन 500 माना तक स्टोर कर सकती थी और एक सपोर्ट सर्किट की तरह काम करती थी, जिससे उसके जरिए कास्ट किसी भी स्पेल की परफॉर्मेंस बढ़ जाती थी। डेकुलिन उसकी खूबसूरती की तारीफ करता रहा। उसकी एस्थेटिक सेंस ट्रेड तक एक्टिव हो गई। आयरन वुड से बनी ये वैंड उस लकड़ी की सारी शक्तिशाली प्राकृतिक खूबियां लिए थी। जादुई वुड्स में इसे सबसे बेहतर माना जाता था। इसके अलावा इसमें एक ऑटोमेटिक लर्निंग फंक्शन भी था जो उपयोगकर्ता को उनकी मैजिक को बेहतर समझने और रिफाइन करने में मदद करता था। ये सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि एक एस्थेटिक आइटम भी था। इसका डिज़ाइन खूबसूरत होने के साथ रंग भी बदल सकता था ताकि यूज़र के आउटफिट से मैच कर सके। डिकुलिन ने उसे हाथों में थाम लिया। यूक्लेन की ब्लड लाइन की वजह से ये वैंड पावरफुल स्पेल्स कास्ट करने की क्षमता रखती थी जो डीमंस को भी काबू कर सकती थी। उसने चुपके से नोट किया कि इसकी कीमत सिर्फ 9 मिलियन एलन थी। शुरू में उसे महंगा लगा, लेकिन हाथ में लेने के बाद उसने महसूस किया कि इसकी कीमत उससे कहीं ज़्यादा थी। खूबसूरती और फंक्शन किसी लेजेंडरी रैलिक के काबिल थे। तभी रॉय ने नॉक किया ताकि बताए कि डिनर तैयार है। डेकुलिन ने कहा कि वह नीचे चला जाएगा। एक शानदार खाना तैयार किया गया था, पर डेकुलिन संतुष्ट नहीं दिखा। यूरियल ने कहा कि खाना पहले से कहीं ज़्यादा लैविश था। उसने बताया कि उसने खास तौर पर ये डिशेज मांगे थे ताकि वे उसकी एनर्जी वापस लौटने में मदद करें। रॉय ने बताया कि उन्होंने वे एंटीक्स बेच दिए जिन्हें डेकुलिन ने नीलामी के लिए रखने को कहा था। ये आइटम्स अनएक्सपेक्टेडली बहुत डिमांड में निकले। उसने कहा कि जैसे ही हर पीस रिवील हुआ, बिड्स आनी शुरू हो गई। इतना ध्यान मिला कि ऑक्शन हाउस को थोड़ी मुश्किलें तक हुई। रॉय ने जोड़ा कि वो और यूरियल दोनों सपने में लगे हुए महसूस कर रहे थे। कमाई उम्मीद से कहीं ज़्यादा हुई, इतनी कि जायदाद कई सालों तक आराम से चल सके। उसने कहा कि ये खाना यूरियल का आभार दिखाने का तरीका था। डेकुलिन मुस्कुराया, फिर सादगी से बोला कि खाना अच्छा था। यूरियल थोड़ा स्मग दिखी, पूरी तरह खुद से खुश। वे चुपचाप खा रहे थे, मगर डेकुलिन को एक पल मिला जहां उसने कहा कि यूरियल चाकू गलत पकड़ रही है। वो शर्म से ब्लश्ड हो गई। बाद में डेकुलिन के ऑफिस में कागजों के ढेर उसकी मेज़ ढक चुके थे। उसने आह भरी और कहा, पूरा कचरा हो गया है। उसी वक्त वुजिन खोल रहा था। वह उस घमंडी बदमाश डेकुलिन से चिढ़ा हुआ था। आने वाले मिड टर्म्स के लिए डेकुलिन ने बड़े सोच समझकर एग्जाम क्वेश्चंस तैयार करने में कड़ी मेहनत की थी। प्रेरणा पाने के लिए वो पुरानी क्वेश्चंस देख रहा था जो डेकुलिन ने पहले सबमिट की थी, और तुरंत गुस्सा आ गया। हर सवाल पागलों जैसा मुश्किल था, डेब्यूटेंट्स के बस की बात नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे डेकुलिन खुद को सुपीरियर घोषित कर रहा हो, अपनी ब्रिलियंस दिखाते हुए छात्रों को निराश कर रहा था। वुजिन बस सवाल पढ़कर ही उसकी एरोगेंस महसूस कर सकता था। उसने नतीजा निकाला कि असली डेकुलिन शायद डिफिकल्टी और इंटेलिजेंस को कंफ्यूज कर देता रहा। कठिन सवाल अपने ईगो बढ़ाने के लिए देता था, लेकिन वुजिन अलग बनना चाहता था। वो ऐसे क्वेश्चंस बनाना चाहता था जो चुनौतीपूर्ण हो पर फेयर भी, जो असली स्किल टेस्ट करें, हल करने पर गर्व दिलाए और मेजेस को समझ बढ़ाने में मदद करें। वही उसका सही तरीका था। एक प्रोफेसर के तौर पर वह सोचता था कि उसकी हर एक कार्रवाई नए मेज़ की ग्रोथ में क्रिटिकल फैक्टर हो सकती है। वह आखिरी बॉक्स तक पहुंचा और सोचा, अंदर कुछ काम की चीज़ है क्या? उसने एक शीट उठाई और उसे स्कैन किया। हैरानी की बात, वो बाकी सबसे अलग थी। सवाल बाकी से मेल नहीं खाते थे। वे पूरी तरह अलग उभरे, जैसे किसी और ने लिखे हों। उसने सोचा शायद इन्हें ईफ्रीन के पिता ने लिखा है। ये अभी भी मुश्किल थे, पर इनमें कुछ ऐसा था जो गहरी जिज्ञासा जगा देता था। उसने कॉम्प्रिहेंशन मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें पूरी तरह समझा, फिर अपने उत्तर निर्धारित मैजिक एग्जाम पेपर पर इन्फ्यूज़ किए। जैसे ही उसने किया, रंगीन लाइट्स दिखाई देने लगी और शीट के ऊपर घूमने लगी। उन रोशनियों ने कमरे में प्रकाश फैला दिया। लाइट्स इकट्ठा होकर एक हाथ की सूरत बना रही थी। फिर चमकते कोहरे से एक महिला का चेहरा उभर आया। वुजिन ने उस पारदर्शी आकृति को देखा और तुरंत समझ गया,
ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, ये एक मैजिकल एग्जाम था जहां सवाल सही हल होने पर उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनती थी, घूमते रंग तत्वों का प्रतिनिधित्व करते थे, और जब समाधान परफेक्ट तरीके से एग्जीक्यूट होता वे मिलकर कुछ विजुअली ब्रेथ टेकिंग बना देते थे। उसने पहचाना कि यह सब्जेक्ट के लिए परफेक्ट एग्जाम है, प्योर एलिमेंटल मैजिक की समझ परखने वाला। पर जैसे ही वह इसकी ब्रिलियंस की तारीफ कर रहा था, उसके सीने में एक तेज जलन पैदा हो गई। जिसने भी यह बनाया था वो जिन श्योर था कि डेक्लन को इसकी परफेक्शन का पता होगा। इसके एलिगेंस और स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा था जो वो जिन खुद से बन नहीं पाता। फिर भी उसके ख्याल उस इमेज की महिला की तरफ मुड़ गए। वो कौन थी? और उसी समय कहीं और कोई एक खत पढ़ रहा था। उसमें लिखा था कि अगली काउंसिल मीटिंग में ब्लडशोड रेस का विषय चर्चा में आएगा। संदेश बर्ग एल्डर डेजेक्टन की ओर से था। जो महिला पढ़ रही थी उसने टिप्पणी की कि चर्चा का नतीजा बदल गया है। शायद ब्लडशोड्स को दबाने के खिलाफ एक मजबूत असहिष्णुता की वजह से और अनपेक्षित रूप से अब मामला डेकुलिन तक पहुंच गया है। वह महिला एडेलिन थी। उसने नोट किया कि अब यह मामला उसके विभाग के सभी प्रोफेसर्स तक फैल गया है। एडेलिन मैजिक टावर की चेयरवुमन एक ऐसी मैच थी जिसे उसकी जबरदस्त मैजिक पावर के लिए जाना जाता था और जो अगले आर्च मैच बनने की टॉप कैंडिडेट मानी जाती थी। लेकिन उसकी फेम के बावजूद व्यक्तित्व बेहद चिल्ड और लेड बैक था। उसे स्टूडेंट्स की बातें छुप के सुनना पसंद था और अक्सर लगता था कि उसे हर लेटेस्ट गॉसिप पता होता है, जैसे कि डिक्युलिन और नाइट जूलिया के बीच अभी अभी बड़ा झगड़ा हुआ, या प्रोफेसर रेलैन फिर से अपनी डाइट फेल कर बैठा। उसके दुनिया भरों से ड्रामा और आइडल चैटर के शौक के पीछे एक छुपा हुआ कारण था। एडेलिन असल में आधी फेरी थी। यही हेरिटेज उसके विम्सिकल स्वभाव और कमाल की मैजिक टैलेंट की जड़ थी। वो अक्सर इस बात पर बड़बड़ाती थी, पर सीक्रेटली ऐसे दिनों का इंतजार भी करती थी। उसने टिप्पणी की कि दिलचस्प है कि डेकुलिन ने हेरिटिक्स का साथ दिया। महीने में एक बार मैजिक टावर के प्रोफेसर्स चेयरवुमन के सामने इकट्ठा होते हैं, और अभी वही चल रहा था। और जैसे हमेशा जो भी कोई गैप था वो आमतौर पर डेकुलिन होता। ऐसा लग रहा था जैसे वो सबको यह बताना चाहता हो कि वह यूक्रेन से ऊपर है और किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इस बार जबकि वह मौजूद तक नहीं था, एक सेंसिटिव टॉपिक उठ गया। प्रोफेसर रेट ने चेयरवुमन एडेलिन को रिपोर्ट किया कि लॉर्ड लुइन इस मैज कॉन्फ्रेंस में आएंगी। लुइना वही महिला थी जिसने कभी डेक्युलिन से चीफ प्रोफेसर पद के लिए टक्कर ली थी, पर उसके षड्यंत्रों की वजह से उसने खुद ही इस्तीफा दे दिया था। तब से वह राज्य क्षेत्र में लो की रह रही थी। एडेलिन ने सोचा क्यों लुइना अचानक वापस आई। उसने पूछा, क्या लुइना साम्राज्य में लौट कर रहने का इरादा रखती है? रेट ने कहा कि अगर उसे पक्की पोजीशन की गारंटी मिली तो वह लौट आएंगी। उसने और जोड़ा कि लुइना ने किंगडम में शानदार सफलता हासिल की है और उसकी वापसी मैजिक टावर के लिए बड़ा फायदा होगी। और डेकुलेन के हालिया हेरिटिक्स से जुड़ाव को देखते हुए रेट ने कुछ गहरा इशारा किया, पर जल्दी ही स्पष्ट किया कि वह डेकुलाइन पर किसी तरह का आरोप नहीं लगा रहा। एडेलिन ने कहा कि अगर लुइना सच में लौटना चाहती हैं तो वह विचार करेंगी। कमरे में बैठे प्रोफेसर्स ने यह सुनकर राहत की सांस ली। एडेलिन ने फिर उन्हें रिहा किया और उन लोगों को याद दिलाया जिन्होंने अभी तक अपने एग्जाम प्रश्न सबमिट नहीं किए कि वे जल्दी करें। प्रोफेसर्स जल्दी जल्दी बाहर निकल पड़े। बाद में एडेलिन ने नोट किया कि डेकुलिन हाल ही में थोड़ा अजीब व्यवहार कर रहा है। उसे यह भी लगा कि उसने जो टेस्ट सबमिट किया वो बहुत ज़्यादा वेल मेड, बहुत पॉलिश था। इतना कि ये अकेले उसी ने बनाया हो ऐसा लगना मुश्किल था। अपने आप में स्मर्क करते हुए उसने फैसला किया कि उसे थोड़ा तंग करके मजा लिया जा सकता है, और लुइना जो डेकुलिन की पुरानी राइवल है कि कमबैक की सोच ने उसकी प्लानिंग में एक्स्ट्रा मज़ा जोड़ दिया। कुछ ही दिनों बाद प्योर एलिमेंटल मैजिक की मिड टर्म परीक्षा के दौरान स्टूडेंट्स पहले से ही केओस में थे। कई स्टूडेंट्स एग्जाम पर शक करने लगे थे। डेकुलिन के सवालों के अजीब और असंभव होने की बातें फैलने लगीं, और कुछ तो शुरू करने से पहले ही हार मानने को तैयार दिखे। एलन ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। उसने माना कि एग्जाम कंफ्यूजिंग है, पर याद दिलाया कि यह उनकी यूजुअल टेस्ट्स जैसा नहीं है। उसने फॉर्मेट समझाया। एग्जाम 10 दिनों तक चलेगा और आखिरी शैक्षणिक रविवार की मध्यरात्रि को डी-लाइन होगी। हर स्टूडेंट अपना टेस्ट अकेले अपने असाइन किए हुए रूम में देगा। वे दूसरी परीक्षाओं में जाने, खाना खाने या सोने के लिए बाहर जा सकते हैं, पर टेस्ट पेपर को बाहर ले जाना अलाउड नहीं है। और ऊपर से ऊपर यह एक ओपन बुक एग्जाम था। जूलिया ने भौं उठाई। ओपन बुक एग्जाम जो 10 दिन तक चलता है। बस यही बताने के लिए काफ़ी था कि यह कितना हार्ड होगा। एफेरिन पहले से स्ट्रेस्ड थी। पिछला एग्जाम ही कितना खराब था, और अब यह। उसने शिकायत की कि डेक्लन कभी कुछ नॉर्मल सबमिट नहीं करता। अल्लान अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने एक और बात जोड़ दी। प्रोफेसर ने कहा कि अगर किसी ने फुल मार्क्स हासिल की तो वह खुद उनका रिकमेंडेशन लेटर अपने चीफ प्रोफेसर के टाइटल के नाम से लिखेंगे। कमरा सन्नाटे में डूब गया। ये बड़ी बात थी। मैच रैंक्स में ऊपर बढ़ना आसान काम नहीं था। आर्च मैच रैंक्स रैंक 1 एटर्नल से लेकर रैंक 11 डेब्यूएंट तक जाती थी, पर सिर्फ कोर्स पूरे कर लेने या वक्त बिताने से आप ऊपर नहीं जा सकते थे। आपको कड़क प्रमोशन एग्जाम पास करने होते थे, और वे बर्बर होते थे। तो अगर कोई स्टूडेंट डेक्युलाइन जैसे रैंक 4 आर्च मैच का रिकमेंडेशन लेटर ले आ पाए, जैसे कि एक मोनार्क का, तो वह वाइल्ड कार्ड जैसा होता। प्रायः यह प्रमोशन की गारंटी जैसा था। लेकिन ईफ्रेन खुश नहीं दिखी। अपने घोर दुश्मन की मदद लेना उसके मोटिवेशन को पूरी तरह मार देता था। वो उससे कुछ भी उधार नहीं रखना चाहती थी। फिर उसे एक ख्याल आया, क्या होता अगर वह वो रिकमेंडेशन ले ले और उसे इस्तेमाल करके उसके घमंड को रौंद दे। उसने कल्पना की कि कलन उसके पैरों पर गिरकर भीख मांग रहा हो। विचार ने उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी। अचानक उसे एक ड्राइव आ गया। जूलिया ने उसे खुद से हंसते सुना और शक भरी नजर से देखा।
एग्जाम के चौथे दिन तक एफरीन बिल्कुल थकी हुई लग रही थी। अंधेरे घेरे उसकी आंखों के नीचे पड़ गए थे। उसे सचमुच एहसास हुआ कि यह टेस्ट कितना कड़ी है। हर सवाल पिछले से भी मुश्किल था, लेकिन वही सवाल ज़बरदस्त भी थे। उन्हें हल करना दर्दनाक था। फिर भी हर बार जब वह कोई जवाब फोड़ देती तो उसे ऐसी संतुष्टि मिलती जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह सोचने लगी, क्या डेकुलीन सच में इतना परफेक्ट टेस्ट बना सकता है? और यद्यपि यह पीड़क है, उसकी उस सेटिस्फैक्शन की खुशी ने उसे छोड़ने नहीं दिया। उसने ठान लिया था कि वह रिकमेंडेशन लेटर पाएगी, लेकिन वह एक सवाल पर फंसी हुई थी जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। उसने सोचा थोड़ी फ्रेश एयर ले ले, क्योंकि दिमाग और देर तक वहीं रहेगा तो चरमरा जाएगा। इसी बीच सिल्विया बगीचे में आराम कर रही थी। उसके कंधे सख्त हो गए थे। एक सवाल पूरा करने में उसे पूरे 30 घंटे लग गए थे। उसे सच में ब्रेक की ज़रूरत थी। उसे पूरी तरह याद था कि घोषणा में कहा गया था, जो भी परफेक्ट स्कोर लेगा उसे रिकमेंडेशन लेटर मिलेगा। उस वक्त वह सोचती थी ये सब ड्रामा है। जो भी इस पेपर में टॉप करेगा उसे प्रमोशन के टेस्ट में मदद की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पर अंदर ही अंदर फिर भी वह परफेक्ट स्कोर चाहती थी, न ग्रेड्स के लिए, न लेटर के लिए, अपने लिए। हर सवाल किसी आर्ट वर्क की तरह था। हर एक ने किसी नए तरह की समझ का दरवाज़ा खोला। वह मानती थी कि अगर वह सभी हल कर ले तो सिर्फ पास नहीं होगी, वह ग्रो करेगी, वह एक बेहतर मैच बन जाएगी। तभी किसी ने उसे देखा। वह एफरीन थी। जिज्ञासा में उसने एक नज़र डाली, सोचते हुए कि एफरीन कितनी आगे पहुंच चुकी होगी। ठीक उसी पल दोनों ने एक ही सवाल एक साथ फूंक दिया। एक दूसरे से पूछा, तुमने कितने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए? वे ठिठक गए, दोनों शर्मिंदा। सिल्विया ने माना कि वह नंबर 8 पर थी। एफरीन हैरान रह गई। क्या सिल्विया ने पहले ही हल कर लिया था? सिल्विया ने तुरंत साफ किया कि वह अभी भी उस पर काम कर रही थी। एफरीन ने कहा, यह तो तेज था। फिर माना कि वह नंबर 7 पर अटकी हुई थी। सिल्विया को यकीन नहीं हुआ कि वह सच बोल रही है। यकीन करना मुश्किल था कि एफरीन सिर्फ एक सवाल पीछे है। पर अब फिक्र का वक्त नहीं था। उसने फोकस करना था, पूरा करना था। एफरीन ने पूछा, क्या सिल्विया उठ रही है? सिल्विया ने कहा, नहीं, बस ब्रेक ले रही थी। रात ढल गई और मैजिक टावर के स्टूडेंट्स अभी भी अपने एग्जाम में डूबे थे। तभी डेकुलिन ने कुछ फील किया। एक बड़ी अपहीवल आ रही थी। उसने नीचे अखबार की ओर देखा। रिपोर्ट में लिखा था कि एम्परर क्रेबाइम की हालत क्रिटिकल है, और उसे पता था कि यह बस शुरुआत है। वो उन खबरों के बारे में बार बार सोचता रहा। एम्परर क्रेबाइम की सेहत नाजुक थी। सम्राट हमेशा अपनी नरम और संतुलित अप्रोच के लिए जाने जाते थे। उन्होंने डिवाइन और इंपीरियल पावर के बीच नाजुक संतुलन सावधानी से बनाए रखा। उन्होंने ब्लड श्राउड्स के खिलाफ कभी जोरदार नीतियां लागू नहीं की। दमन की जगह सहनशीलता चुनी। लेकिन असली चिंता सम्राट की मौत नहीं थी। असली सवाल था कि उसकी जगह कौन सिंहासन संभालेगा। नया शासक, जो पहले ही क्राउन किया जा चुका था, बिल्कुल अलग किस्म का आदमी था। डेकुलिन ने उसे सोफियन यकतेरे ऑगस्ट फोन गिब्रेन कहा। डेकुलिन को बिना किसी शक के पता था कि दुनिया बदलने वाली है। एकेडमी पर शाम छा गई थी। यह मिड टर्म का आखिरी दिन था। डेकुलिन के तथाकथित मैराथन एग्जाम ने पहले ही कई लोगों को बाहर कर दिया था। फिर कुछ अनपेक्षित हुआ। ग्रेड्स से फर्क नहीं पड़ा। छात्र अपनी सर्वाइवल को गर्व की तरह पहनने लगे। वे ऐसा घमंड करने लगे जैसे एग्जाम पास करना खुद में कोई बड़ी उपलब्धि हो। सबसे हैरान करने वाली बात, खत्म होने के बाद ज्यादातर जश्न मनाने नहीं गए। इसके बजाय वे चुपचाप सीखी हुई बातों पर सोचते रहे। यही रिएक्शन सबका ध्यान खींच गया। मैजिक टावर के प्रोफेसर भी उस अब तक बदनाम एग्जाम पेपर में दिलचस्पी लेने लगे। और ठीक उसी पल केवल 2 छात्र ही अंतिम प्रश्न पर काम कर रहे थे। नंबर 8 का सवाल, एफरीन और सिल्विया। एफरीन आखिरी रुकावट को घूर रही थी, साफ झल्लाई हुई। पर चाहे कितना भी मुश्किल हो, वे हार मानने को तैयार नहीं थी। इतनी सारी कॉफी पीने के बाद अब हार नहीं मान सकती थी। वह चलते फिरते कंकाल सी लग रही थी। फिर भी उसने ध्यान लगाने का जोर लगाया। अगर थोड़ी और टिक सकती तो, अगर वह सच में सवाल क्या मांग रहा है ये देख पाती तो। हॉलवे में डेकुलिन और एलन इंतजार कर रहे थे। तभी एक एग्जाम रूम से अचानक तेज रोशनी फूट पड़ी। एलन झकझोर गया। किसी ने फाइनल क्वेश्चन हल कर लिया था। डेकुलिन पहले से ही जानता था कौन था। दरवाजे का नॉब धीरे से घूम गया। डेकुलिन अंदर दाखिल हुआ, जबकि छात्र धीरज से इंतजार कर रहा था। फिर उसने धीरे से पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। उसने सामने बैठे छात्र को देखा और कहा कि उसे पता था वही इसे हल करेगी। उसने उसकी बधाई दी। वह छात्र कोई और नहीं बल्कि सिल्विया थी। उसके एग्जाम रूम ने जिंदगी से भरा हुआ एक मास्टरपीस बन लिया था। वैन गॉग की स्टारी नाइट की तरह हवा में जादुई रोशनी घूम रही थी। रंग चमक रहे थे, जादुई तत्वों से भरे हुए तैर रहे थे। यहाँ तक कि ठंडे नीले रंगों में भी गर्माहट थी। रोशनी तारों सी उम्मीद से टिमटिमा रही थी। गर्म और ठंडे रंग मिलकर चकाचौंध और तेज बन रहे थे। यह सिर्फ जादू नहीं था, यह एक कृति थी। डेकुलिन खुद भी इसे देखकर यकीन नहीं कर पाया। डेकुलिन के मन में खुद जिसने सवाल बनाए थे वह भी इतनी खूबसूरती का प्रकटीकरण नहीं कर सकता था। उसे अपनी सीमाओं का एहसास था। उस अंतिम प्रश्न के भीतर छुपा था किम्बुजान, एक आदमी जो कभी कलाकार बनने का सपना देखता था। वह अपनी कला से दिल हिलाना चाहता था, पर कच्ची प्रतिभा की कमी थी। फिर भी उसने कोशिश जारी रखी और रास्ते में डेकुलिन की एस्थेटिक भावना इस आखिरी प्रश्न में घुल मिल गई। अब सिल्विया की अभिव्यक्ति को देखते हुए दोनों, कुल्लिन सौंदर्य का प्रेमी और वजन आकांक्षी कलाकार, एक गहरी शांति महसूस कर रहे थे। उसने सिल्विया की तरफ देखा और एक बार फिर कहा कि उसने अच्छा किया, और हैरान करते हुए उसने उसका शुक्रिया भी अदा किया। वह टिप्पणी सुनकर छात्र चौंक गई। फिर वह चला गया। सिल्विया भी उसे धन्यवाद कहना चाहती थी। वह घूमते रंगों से खेली, उन्हें अपने हाथों के चारों ओर नाचने दिया। जैसे ही उसने किया, वह उन सभी लोगों को याद करने लगी जिन्होंने कहा था कि उसे आर्कमेज बनना चाहिए। लेकिन उसे एहसास हुआ कि जादू खुद में पहले से ही खूबसूरत था। उसे आर्कमेज बनने की जरूरत नहीं थी।
वापस हॉलवे में एलन एफरीन के कमरे के पास गया और कहा कि समय खत्म हो गया है। उसने जवाब दिया कि यह अफसोस की बात है। एलन ने कहा कि उसने अच्छा किया। उसने बताया कि आखिर तक 2 लोग ही उस सवाल को आजमा रहे थे। उसने पूछा, क्या सिल्विया ने सब कुछ हल कर लिया था? एलन ने सिर हिलाया। उसने उसे मॉन्स्टर कहा, पर साथ ही एक जलन भी महसूस कर ही नहीं पाई। फिर वह इसके बारे में सोचने लगी। उसकी रिकमेंडेशन लेटर्स और डेकुलिन के बारे में जो विचार थे, सब गायब हो गए थे। बचा केवल उसका मैजिकल जिज्ञासा और नॉलेज की भूख। वो भी हर चीज़ का जवाब जानना चाहती थी। परीक्षा खत्म हो जाने के बाद भी उसके मन में सवाल बने हुए थे, तो उसने ठाना कि वह सवाल हल करते रहना जारी रखेगी। वह एलन की ओर मुस्कुराई और एलन भी उसकी परसिस्टेंस की तारीफ करते हुए मुस्कुराया। उसने कहा कि वह उसकी चीयर करेगा, और बस डेकुलिन की परीक्षा आखिरकार खत्म हुई। एफरीन बगीचे की ओर निकल गई। वह मैराथन परीक्षा से बिल्कुल थक चुकी थी। अगर उसने सारे सवाल हल कर लिए होते तो शायद अचीवमेंट का वह सुकून महसूस होता, पर उसके दिमाग में परीक्षा के आखिर में जो कुछ भी इंतजार कर रहा था, वो था एक दरवाज़ा जिस पर ग्राफिटी थी और एक ठंडी सी बिस्तर। तभी 3 साए नजर आए। किसी ने एफरीन को बुलाया। वो जूलिया थी और उसके क्लब के दोस्त। जूलिया ने कहा कि एग्जाम के बाद अनवाइंड करना यूजुअल बात है। उसने उसे कहीं जाकर कुछ टेस्टी खाने का इनवाइट किया। यह सुनकर एफरीन का दिल छू गया। जूलिया ने पूछा, क्या हुआ? क्योंकि उसका चेहरा ब्लैंक लग रहा था। एफरीन ने आंसुओं को रोक लिया और फिर पूछा, क्या परीक्षा टफ थी? जूलिया ने एफरीन को देखकर सच्चे दिल से एडमायर किया कि वह कितनी स्ट्रांग रही। फिर उसने कहा कि चूंकि एफरीन की वजह से वे लेट हुए हैं, अब उसका बिल एफरीन को ही भरना होगा। यह सुनकर एफरीन का सेंटीमेंट उड़ गया और उसने चिल्लाकर कहा कि उसने कभी ऐसा नहीं कहा। फाइनल एग्जाम के कुछ दिन बाद एफरीन ने आखिरकार वो आखिरी सवाल भी हल कर लिया जिसे उसने पहले छोड़ीएच दिया था। उस चमकती रोशनी को निहारते हुए वह धीरे से मुस्कुराई। उसकी आंखें उसकी उपलब्धि की खुशी से चमक उठी। भावनाओं से ओतप्रोत होकर उसने चुपचाप कहा, कितना खूबसूरत है। तभी दरवाजे के पीछे से एक पहचानने वाली आवाज़ आई। जूलिया, उसकी करीबी दोस्त, पूछ रही थी, क्या एफरीन तैयार है? एफरीन ने पलक के कोने से एक आंसू पोंछा और धीरे मुस्कुराते हुए कहा कि वह थोड़ी देर में बाहर आ जाएगी। बाद में दोनों एक नज़दीकी कैफ़े में मिली, एकेडमी के पास ही, जहां उन्होंने खुलकर दिल की बातें की। परीक्षाओं के बाद का वो रिलीफ साझा किया और माना कि यह सुकून ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। ऐसे शांत पल की कद्र उन्होंने की। एफरीन ने आने वाली मीटिंग का उत्साह जताया और जूलिया ने सहमति में सिर हिलाया। फिर एफरीन के चेहरे पर हल्की सी गंभीरता छा गई जब उसने स्वीकार किया कि परीक्षा छोड़ने का फैसला न करने के लिए वह कितनी ग्रेटफुल थी। उसने इसे अपने मैजिक से जुड़ी सबसे मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस में से एक माना। तभी जूलिया ने एफरीन के विचारों को काट दिया। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट की चमक थी। उसने पूछा, क्या एफरीन ने खबर सुनी है? चौंक कर एफरीन ने पूछा, क्या खबर? जूलिया ने रहस्यमय अंदाज में आसमान की ओर इशारा किया और प्रोफेसर डेकुलिन की बात बताने लगी। ऐसा सुनने में आया था कि प्रोफेसर की परीक्षा ने काफ़ी हलचल पैदा कर दी है और उन्हें स्काई आइलैंड बुलाया गया है, जिसे फ्लोटिंग आइलैंड के नाम से जाना जाता है। एफरीन यह सुनकर साफ हैरान रह गई। जूलिया ने आगे बताया कि यह फ्लोटिंग आइलैंड लगातार 1500 मीटर की ऊंचाई पर तैरता रहता है और यह मैजिक टेक्नोलॉजी के महान दिमागों द्वारा बनाया गया एक चमत्कार है। वह दुनिया भर के मेजिस के लिए एक सेफ हेवन है, जहाँ सबसे एडवांस्ड मैजिकल नॉलेज बनी रहती है और जो एक न्यूट्रल डोमेन की तरह इंडिविजुअलिज्म को सेलिब्रेट करता है। स्वाभाविक रूप से यह रिसर्च के लिए ऑब्सेस्ड एक्सेंट्रिक स्कॉलर्स का सैंक्चुरी बन गया था। जूलिया के अनुसार प्रोफेसर डेकुलिन की परीक्षा की क्रिएटिविटी और डिफिकल्टी की खूब तारीफ होती हुई और यह स्काई आइलैंड पर हॉट टॉपिक बन गई। उन्हें वहां लेक्चर देने का इनवाइट आया था, खासकर अपने मिड टर्म एग्जाम के पीछे के कॉन्सेप्ट्स समझाने के लिए। सीन फिर फ्लोटिंग आइलैंड पर शिफ्ट हुआ। डेकुलिन वहां मौजूद थे और उन्होंने देखा कि उनकी परीक्षा को इतनी पॉपुलैरिटी मिलना उन्हें अनपेक्षित रूप से खुश कर गया। इस लेक्चर के मौके ने सिर्फ उनकी रेपुटेशन बढ़ाई ही नहीं, बल्कि उन्हें 30 मैना पॉइंट्स का बूस्ट भी दिया। उन्होंने खुद को लकी समझा और पेमेंट भी काफ़ी जेनरस था, करोड़ों कोरियन वन के बराबर। इससे उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि शायद यह बात और ज़्यादा अपनाया जाए। परीक्षा पेपर को टेबल पर रखकर वह लेक्चर हॉल में दाखिल हुआ, जहां प्रोफेसर रेलान और रॉयल यूनिवर्सिटी के कई मेज़ पहले से मौजूद थे। पोडियम पर खड़े होकर डेकुलिन ने कंपोज्ड होकर ऑडियंस का स्वागत किया। उसने खुद को इंपीरियल यूनिवर्सिटी के मैजिक टावर का चीफ प्रोफेसर, किंग रैंक का मेज और एलिमेंट्स का मास्टर बताते हुए परिचय दिया। उसने ऐलान किया कि आज का टॉपिक होगा मैजिक टावर यूनिवर्सिटी का मिड टर्म एग्जाम और लेक्चर करीब 2 घंटे चलेगा। सवालों में कूदने से पहले उसने कहा वो प्योर एलिमेंटल फोर्सेस पर एक छोटा सा एक्सप्लेनर से शुरुआत करेगा। वो बस शुरू ही हुआ था कि प्रिंसिपल एडलिन अपनी बगल वाले से धीमे सुर में फुसफुसाती सुनी गई। क्या तुमने एग्जाम क्वेश्चंस देखे हैं? एक ठंडी आवाज़ आई, ये तो साफ प्लेजरिज्म है। डेकुलिन अपने दम पर इतना ब्रिलियंट मटेरियल सोच ही नहीं सकता। बोलने वाली थी लुइना वॉन शिलरोट मैक्वीन, वो मेज जो कभी चीफ प्रोफेसर की कुर्सी के लिए लड़ी थी और डेकोलाइन से हार गई थी। शक शुभे की धीमी फुसफुसाहटों के बावजूद लेक्चर आराम से आगे बढ़ता रहा। डेकुलिन ने अटेंडीज को कॉन्सेप्ट्स पकड़ाने के लिए मैजिक टावर की पुरानी लेक्चर्स का हवाला दिया, पूरी मेहनत से, स्टेप बाय स्टेप। ऑडियंस नए ऑर्गेनाइज्ड फ्लो से खींचती चली गई। ऐसा प्रेजेंटेशन उन्होंने पहले महसूस नहीं किया था। जैसे ही वो क्वेश्चन 6 पर बढ़ने वाला था, एडलिन ने हाथ उठाया और सवाल दाग दिया। उसने हवा में एक मैजिक सर्कल खींचा और पूछा, मैजिक नंबर 6 को डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स के साथ बेस्ट तरीके से कैसे कंबाइन करें, प्योर एलिमेंट्स और मैजिकल प्रॉपर्टीज़ की डिस्टिंक्शन पकड़ते हुए। डेकुलिन प्रिंसिपल की मौजूदगी पर अंदर ही अंदर मुस्कुराया। उसने पटाख से उसकी नीयत पढ़ ली।
उसे एडलिन की शरारती रेपुटेशन याद आई और शक हुआ कि यह जिज्ञासा शायद एग्जाम की ऑथेंटिसिटी पर डाउट से निकली है। थोड़ा खेल में साथ देते हुए उसने उसके मैजिकल फॉर्मेशन पर एक सीधी लाइन खींची और सबटल सा ट्विक कर दिया। फिर समझाया, बस एक लाइनियर कोड सर्किट ऐड कर दो, काम हो जाएगा। एडलिन ऑफ गार्ड पकड़ी गई, हड़बड़ाते हुए थैंक्स बोल पाई, लेकिन वो रुकी नहीं। बच्चों जैसी क्यूरियोसिटी में एडलिन ने डेकुलिन पर मुश्किल सवालों की पूरी बरसात कर दी। फिर भी उसने काल्म बनाए रखा, हर सवाल का फ्लुएंट जवाब, मैजिक की गहरी समझ से। धीरे धीरे कुछ लोग भौहें चढ़ाने लगे, लेक्चर का फ्लो टूट रहा था, इरिटेशन साफ दिखा। मूड बदलता देख एडलिन आखिरकार चुप हो गई। मात्र 10 मिनट बचे थे, डेकुलिन ने रैप अप शुरू किया। उसने कहा, क्वेश्चंस पर लगा समय देखते हुए वो एग्जाम का फाइनल क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करेगा। सबकी नजरें फौरन एडलिन पर टिक गईं। वो होंठ फुलाकर नाखुश दिखी, मगर चुप रही। अचानक एक और आवाज ने हवा को चीर दिया। आवाज लुइना की ही थी। उसने पूछा, क्या सवाल नंबर 8 सच में डेक्युलिन ने खुद बनाया था? उसकी आंखों में कड़वाहट भरी पड़ी थी। डेक्युलिन भौहें चढ़ा गया, उसे पहचान लिया, वही प्रोफेसर जिसे वह कभी मैजिक टावर से निकाल चुका था। वह फिर अड़ गई, कहने लगी, उसे बस इतना जानना है कि क्या वही उस सवाल का असली लेखक है। हॉल में फुसफुसाहट फूट पड़ी, क्या वो प्लेजरिज्म का इशारा कर रही है? डेक्युलिन ने ठंडी सांस में कहा, दूसरों से इंस्पिरेशन लेना आम बात है। फिर एक तेज माना सर्च के साथ उसने हवा में एक बेहतरीन जादुई इमेज रची, वैन गॉग की स्टारी नाइट सा एहसास। उसने ऐलान किया कि उस सवाल की हर चीज़ उसकी ओरिजिनल रचना थी, और अभी जो उसने दिखाया वह उस विवादित एग्जाम क्वेश्चन से पूरी तरह अलग था। फिर वह लुइना की ओर मुड़ा, ये जवाब तुम्हें संतुष्ट करता है या नहीं? उसका चेहरा झुंझलाहट में मरोड़ गया, पर साफ था कि अब हालात उसके काबू में नहीं थे। लेक्चर खत्म, उसका काम पूरा हुआ, उसका माना 30 पॉइंट बढ़ चुका था। वापसी के रास्ते में डेक्युलिन ने अपने फ्यूचर पर सोचा। कहानी के मुताबिक लुइना से उसका रिश्ता तनातनी भरा ही रहने वाला था। अभी तो शांति है, पर दूर क्षितिज पर तूफान तैयार लगता था। इन्हीं ख्यालों में डूबा था कि एकदम से ठिठक गया। एक रहस्यमयी साया उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने आंखें सिकोड़ दी। वह एक औरत थी, चेहरा अजीब तरह से जाना पहचाना। जैसे ही उसने उसकी ओर रुख किया, निगाहें चाकू सी तेज खूनी इरादे से भरी, मानो बरसों की दुश्मनी दिल में दबाए बैठी हो। बेचैन होकर डेक्युलिन बुदबुदाया, कौन है ये, और क्यों लग रहा जैसे अभी मेरे चेहरे पर मुक्का जड़ देगी? दोनों कुछ देर खामोश खड़े रहे, चेहरों पर अटपटा सा असहजपन, नजरें एक दूसरे में उलझी हुई। डेक्युलिन ने यादों की धूल झाड़ी और आखिरकार पहचान लिया, यूनिवर्सिटी के दिनों की उसकी सहपाठी थी। वह एक कदम आगे बढ़ा और दोस्ताना अंदाज में हाथ बढ़ाते हुए बोला कि आखिर कब मिले थे हम लोग, कितना वक्त गुजर गया? शार्लोट का चेहरा उलझन भरा हो गया और उसने कहा कि इतने करीब नहीं हैं हम कि एक दूसरे को नाम से बुलाएं। डिकुलिन ने शांत बना रखा और जवाब दिया कि अगर वो चाहे तो वह उसे प्रिंसेस माहो कहकर बुला सकता है। फिर उसने पूछा क्या उसे सच में उनकी शार्लोट से रिश्ते की परवाह नहीं थी, और कहा कि अब सबसे ज़रूरी वही है, प्रिंसेस माहो, जो शार्लोट की सुरक्षा में है। इसी हालात को देखते हुए सम्राट क्रिबाइम जल्द ही चल बसे, ये काफ़ी संभाव्य था। और जब वह वक्त आएगा तो गेम में एक बड़ा मोड़ आएगा, कई नामी कैरेक्टर जानलेवा हालात में फंसेंगे और नए इवेंट्स खुलेंगे। इस बार जिसे डिकुलिन को बचाना था वह थी माहो, एक ऐसा किरदार जिसे उसने खुद क्रिएट किया था। उसकी किस्मत में गेम के सेकंड हाफ की मेन स्टोरी लाइन पर पॉजिटिव असर डालना लिखा था। उसकी जटिल रक्त रेखा की वजह से माहो की जिंदगी हमेशा खतरे में रहती। वह यूरेन रिपब्लिक के सिंहासन के लिए दूसरी क्रमिका पर थी और लियोक राज्य की राजसी उत्तराधिकार सूची में तीसरे नंबर पर। राजसी खून से बंधी एक प्रिंसेस। वो फिलहाल पढ़ाई का बहाना बनाकर साम्राज्य में रह रही थी, पर जैसे ही सम्राट का अंत होगा और वह साम्राज्य छोड़कर जाएगी, उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। स्लॉट ने चुभती निगाहों से देखा और तंज कसा कि इतने सालों बाद भी वह लोगों से कठोर सच्चाई खींचने में माहिर ही निकला। ठीक उसी पल डेकुलिन ने अचानक उसके हवाले एक क्रिस्टल ऑर्ब रख दिया, जिससे वह चौंक पड़ी। वह शांत स्वर में समझाने लगा कि ज्यादा घबराए मत, वह उस साथी के लिए एक लाइफलाइन बनेगा जिसने मौत का रास्ता चुना है। शार्लोट को डेकुलिन की बातों से कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह क्रिस्टल ऑर्ब थामे अपने कमरे में लौट गई जो उसने उसे दिया था। पहली बातों पर सोचते हुए उसे एहसास हुआ कि वह एक कम्युनिकेशन क्रिस्टल था। डेकुलिन ने कहा था कि जब वह पक्का कर ले कि वह क्या करना चाहती है तो संपर्क कर लेना। बाद में शार्लोट ने गुस्से में डेकुलिन को चिल्लाकर कहा कि क्या वह सचमुच सोचता है कि वह किसी ऐसे इंसान पर निर्भर होगी? ऐसा कभी नहीं होगा। जवाब में डेकुलिन ने ठंडे संयत लहजे में कहा कि अब समय नहीं बचा है। ये बात अब तक तो उसे भी समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर वह उसकी मदद न लेना ही चाहती है तो ठीक है, जैसा वह चाहे। फैसला उसका था, कहकर वह बिना किसी स्नेह के मुड़ा और चला गया, शार्लोट को उसके अकेले ख्यालों के साथ छोड़कर। वह थके सुर के आह भरकर बैठ गई, असमंजस में कि सही रास्ता कौन सा है। इतना ही नहीं, पीछे से किसी ने आवाज़ करके कहा कि शार्लोट ठीक नहीं दिख रही। वो वही प्रिंसेस माहो थी, वही जिसे डेकुलिन की सुरक्षा में रखा गया था। शार्लोट तेजी से खड़ी हुई और उसे भरोसा दिलाया कि वह ठीक है, उसने हालात समझ लिए हैं, माहो को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। माहो की नज़र दूर हटकर उदास थी। उसने बताया कि उसके बड़े भाइयों के गुंडे जल्द आ जाएंगे, या तो उसे मैनिपुलेट करेंगे या फिर उस कंटे को दूर कर देंगे जो उनके रास्ते में है। उसने कहा कि उसे उत्तराधिकार की परवाह नहीं थी। फिर वह शार्लोट की ओर मुड़ी और कबूल किया कि वह डर गई है। वह पढ़ाई का बहाना बनाकर साम्राज्य में भाग आई थी, लेकिन सच कहें तो यह जगह उसके लिए एक सैंक्चुरी बन चुकी थी, सुरक्षित और रहने योग्य। फिर भी उसे पता था कि नया सम्राट उसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए उन्हें जितनी जल्दी हो सके निकल जाना होगा। शार्लोट ने सिर पकड़ा, सब कुछ समझते हुए कहा कि वह समझ गई। माहो ने देखा कि शार्लोट कितनी थकी और चिंतित हो गई है। वह सूटकेस लेकर पास आई और दे दी।
कहते हुए कि इसमें अब तक की उसकी बचत का पैसा है। शार्लोट हैरान हुई और पूछा कि माहो ये पैसे उसे क्यों दे रही है। माहो ने शांत होकर कहा कि उसे पता है शार्लोट के पास मर्सिनरीज रखने के लिए पैसे नहीं है। शार्लोट ने जोर देकर कहा कि वह खर्च अकेले भी संभालेगी, मगर माहो मुड़ी और बोली कि सब कुछ अकेले मत उठाओ, ये पैसा सबका था, ये व्यर्थ नहीं था। ये सुनकर शार्लोट ज्यादा तर्क नहीं करने लगी और चुपचाप बोली कि वह समझ गई। उसने माना कि जो वह कहने वाली है वह शायद ठीक नहीं लगेगा, पर वह इस पैसे से उनकी जर्नी के लिए और मर्सनरीज हायर करेगी। बाहर खिड़की के पास किसी परछाई जैसा शख्स दूर से छुप कर देख रहा था। कुछ गड़बड़ होने का एहसास पाकर शार्लोट दौड़ी हुई खिड़की की ओर गई। खिड़की फेंक कर खोली और चिल्लाई, पूछते हुए कि यह घुसपैठिया कौन है। वह बिना बोले भाग गया। शार्लोट का हुलिया सख्त हो गया। उसने बुदबुदाया कि अब हालत खतरनाक होती जा रही है। अगर उसने मदद नहीं मानी तो हालात और बदतर हो जाएंगे। वहीं डेकुलिन परिवार के एस्टेट में वापस डेकुलिन अपनी स्टडी में शांत बैठे पढ़ रहे थे। यूरियल हंसते हुए आई और टोन में चिढ़ाते हुए बोली कि इतने बड़े पढ़े जा रहे हो, मुझे याद नहीं कि तुम कभी इतने बड़े बुक लवर थे। उसने आगे कहा, कम से कम अपनी बहन का रिप्लाई तो कर ही दो। कमरे में टहलते हुए उसने एक अफवाह का जिक्र किया। कहना था कि उसे फ्लोटिंग आइलैंड पर लेक्चर के लिए बुलाया गया था और उसके पैसे भी अच्छे मिल रहे थे। डेकुलिन ने ठंडे अंदाज में कहा कि वह उसे एक भी सिक्का नहीं देगा। यूरियल हैरान हुई, पूछा क्या मतलब, और जिद की। उसने तो पैसे मांगे तक नहीं थे। फिर उसने जल्दी से टॉपिक बदल दिया। बताया कि एक आधिकारिक दस्तावेज आया है, मैजिक टावर यूनिवर्सिटी के नए स्टूडेंट्स अपनी फील्ड ट्रिप में हिटाकाइन आना चाहते हैं। उसे ज्यादा कहने से पहले डेकुलिन ने साफ इनकार कर दिया। यूरियल हैरानी से बोली, क्या अभी अभी तुमने ना कह दिया, कम से कम सोचना चाहिए था तो। लेकिन डेकुलिन ने पहले ही उन छात्रों को नशे में टुमलुम होकर एस्टेट पर उल्टी करते और सब गंदा कर देते हुए सोच लिया था, जिसे वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो लोग ऐसी गंदगी साफ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसने इजाजत नहीं दी। यूरियल उलझन में उसे देखती रह गई। कहाँ से यह सब आ रहा है। वो जेब में हाथ डालकर कुछ निकालने वाली हुई, बोली, इतना जिद्दी मत बनो और दस्तावेज देखो। आखिर वे ये सब फ्री में नहीं कर रहे, और ये नए फ्रेशन के सामने अपना मैजिक दिखाने का अच्छा मौका है। लेकिन डेकुलिन ने तुरंत हाथ उठाकर इनकार कर दिया। उसने कहा, निकल जाओ। यूरियल थोड़ी सरप्राइज होकर बोली, कम से कम एक बार ही देख लो। पर डेकुलिन का चेहरा अचानक अजीब गंभीर हो गया। उसने सख्ती से कहा, अभी तुरंत जाओ। विचलित होकर भी उसने आखिर में हाँ कर दी और अनिच्छा भरे सुर में जवाब दिया। यूरियल नाराज होकर मुड़ी और अपने आप से बड़बड़ाई, तुम अब भी उतने ही जिद्दी हो जितने पहले थे। डेकुलिन ने उसे देखा जब तक पक्का न हो गया कि कमरे में और कोई नहीं रहा। फिर धीमे से उसने अपने हाथ से एक क्रिस्टल कम्युनिकेशन ऑनर निकाला। धीमी आवाज में वह बोलने लगा। उसने दूसरी तरफ अपनी कॉमरेड शार्लोट को संबोधित किया और कहा कि भले ही वह स्वीकार न करे, उसे लगता है कि उन्हें तुरंत निकलना चाहिए, अब समय नहीं बचा है, और उसने उसकी मदद मांगी। कोने की तरफ मुड़कर डेकुलिन ने अपनी मन्ना से एक मैप समन किया। कहा, यह बहुत अच्छा है, और फिर पूछा क्या वह उसकी हर हिदायत मानेगी। वह हैरान दिखी और पूछा, क्या मतलब है। टेबल पर फैले नक्शे को देखते हुए डेकुलिन ने बताया कि प्रिंसेस माहो के पास बचने का सिर्फ एक रास्ता है। यह बेहद खतरनाक मार्ग था और ठीक इसी वजह से सबसे सेफ भी। जब उसने पूछा वह कौन सा है, डेकुलिन ने ठंडेपन से जवाब दिया, दरारों वाली घाटी। उस उत्तर पर शार्लोट चौंक उठी। उसने उसे याद दिलाया कि वह जगह दानवों की एनर्जी से भारी तरह से कंटामिनेट है और ऐसी चीज़ों से वह अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए। चिढ़कर डेकुलिन ने पूछा, क्या वह सचमुच मानती है कि वे तथाकथित सेफ रास्तों से चलकर मौत से बच सकते हैं। उसने कहा, उस पर ट्रस्ट करो, वे दरारों वाली घाटी से सुरक्षित निकल आएंगे। वो खतरनाक पहाड़ी इलाका काले ऊर्जा से भारी माना जाता था, जैसे किसी दानवों के अड्डे जैसा। यहाँ तक कि अफवाहें थीं कि वहाँ कभी कभी असली दानव भी दिख जाते हैं। ऊपर से यह क्षेत्र किसी भी राष्ट्र का हिस्सा नहीं था, जिसका मतलब था कि यह कानूनी और संस्थागत पाबंदियों से मुक्त था। फिर भी यह राजकुमारी माहो के बचने का एकमात्र सफल रास्ता था। शागु पार कर लेने पर औंड पहुंच के भीतर होगी। शार्लोट की आवाज में शक था। उसने कहा कि जियोग्राफिक फायदे पहले से ही सोचे गए थे, पर उसने ये तब सुना था जब तक कि युक्लाइने परिवार का कोई सदस्य इसमें शामिल होने वाला नहीं था। डेकुलिन ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह खुद उसे मार्गदर्शित करेगा। शार्लोट हैरान रह गई और भरोसा न करते हुए पूछी कि क्या वह सच में खुद रास्ता दिखाने जा रहा है। उसने फिर सवाल किया कि वह इतनी मेहनत क्यों करेगा, इसे करने से उसे क्या फायदा होगा। कुर्सी पर झुकते हुए डेकुलिन ने शांत होकर जवाब दिया। उसने कहा कि वह एक ऐसा शख्स है जो राजनीति को गहराई से महत्व देता है और समझबूझ और दूरदर्शिता में वह हमेशा उससे आगे रहा है। ठेस खाते हुए शार्लोट ने पूछा, क्या वह बस अपने कामों का बड़बोलापन कर रहा है। पर डेकुलिन आंखें तंग करते हुए स्पष्ट कर गया कि वह सिर्फ इसलिए चाहता था कि राजकुमारी माहो बचे, क्योंकि इससे उसके परिवार और इलाके को फायदा होगा। ये दयालुता नहीं थी, ये व्यापार था, सिर्फ और सिर्फ। उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। थोड़ी देर रुककर शार्लोट ने मिलने की जगह के बारे में पूछा। डेकुलिन ने बिना हिचकिचाहट जवाब दिया, 3 दिन बाद क्रेविस कैनियन के प्रवेश द्वार पर, और ठंडे अंदाज में जोड़ दिया कि अगर तुम वहां तक भी नहीं पहुंच पाई तो उन्हें बचाने लायक ही नहीं हो। दूसरी तरफ शार्लोट ने लोहे जैसी आवाज में जवाब दिया। उसने कहा, वह समझ गई है, पर उम्मीद करती है कि उसकी स्किल्स उतनी ही भरोसेमंद साबित हों जितनी उसके बोल हैं। एक सिस्टम पैनल उभरा, एक नया स्वतंत्र क्वेस्ट चिह्नित करते हुए मुक्ति, एक प्रीटो रिवॉर्ड और बोनस अचीवमेंट की संभावना के साथ। 3 दिन बाद हाइडकेन इलाके में खुशी के उत्साह ने पूरे इलाके को घेर लिया। कुछ नए लोग हैरान होकर बोले कि यही हाइडकेन है। दूसरे बोले कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी दूसरे देश में आ गए हों। किसी ने कहा कि सीनरी कितनी खूबसूरत है।
हाइडकेन डेकुलिन के डोमेन की राजधानी थी, एक टूरिस्ट शहर, लेजर और बढ़िया खाने से भरपूर, असल दुनिया के सबसे रहने योग्य शहरों की तरह तैयार किया गया। बीते समय में बार बार वहाँ इवेंट रखने की रिक्वेस्ट के बावजूद डेकुलिन हमेशा इनकार करते आए थे। अभी तक यूरियल ने उनसे छेड़ते हुए पूछा कि अचानक उनका रूख क्यों बदल गया। उसने याद दिलाया कि तुम कहते थे वहाँ इकट्ठा नहीं होना चाहिए और अक्सर उन लोगों की गंदगी पर गुस्सा जताते थे। डेकुलिन चुप रहा, गहराई से सोच में डूबा हुआ। असली वजह क्रेविस कैनियन की निकटता थी, उनका सीक्रेट मिलन स्थल, बस 3-4 घंटे की घुड़सवारी की दूरी पर। वक्त आने पर माहो चुपचाप और बिना किसी दिक्कत के पीछे हट सकेगी। उसने यूरियल की तरफ मुड़कर पूछा कि नए आगंतुक कहाँ ठहरेंगे। यूरियल ने तुरंत कहा कि उसने हेनरोन्स होटल की एक पूरी फ्लोर रिजर्व करवा दी है, छात्रों और प्रोफेसरों के लिए। स्टैंडर्ड रूम में 4 लोग रहेंगे, पर जो प्राइवेसी चाहते हैं वे एक्स्ट्रा देकर अपना कमरा ले सकते हैं। डेकुलिन ने सहमति में सिर हिलाया। यूरियल खिलखिला उठी और बोली, यह तो नेचुरल है। एक अकादमी के प्रोफेसर और हाइडकेन के लॉर्ड दोनों होने के नाते डेकुलिन ने मेहमानों को कुछ बेसिक गाइडलाइंस दी। उसने कहा कि सभा हमेशा फ्री और रिलैक्स्ड होनी चाहिए, चाहे जितना भी मस्ती हो वो दखल नहीं देगा। हालांकि उसने स्पष्ट किया कि उसके कुछ नॉन नेगोशिएबल नियम हैं। उसका चेहरा सख्त हुआ और आवाज़ ठंडी तथा धमकी भरी हो गई। उसने चेतावनी दी कि अगर किसी ने उसके होटल या इलाके को अपवित्र करने की हिम्मत की तो वेमेज टावर में अपना भविष्य भूल सकते हैं। इसके बाद डेकुलिन ने हाइडकेन को एक स्ट्रैटेजिक फील्ड बेस में बदलने की बुनियाद रखना शुरू कर दिया। सब कुछ पहले से ही व्यवस्थित था। यूरियल शहर के मैजिशियनों के साथ आई और गर्व से उनकी तारीफ की। उसने पूछा कि उनके हेन टावर के मैजिशियन कैसे हैं। बेशक वे रीजनल टावर्स में सबसे बेस्ट होंगे। डेकुलिन कुछ नहीं बोला, वह बस वहां खड़ा होकर हमले बेहद ध्यान से देखता रहा। क्लैरवॉयंस और खजाने के लिए दिव्य संवेदी शक्ति की वजह से डेकुलिन प्रतिभाशाली जादुई लोगों के चारों ओर सुनहरी ऑनरा महसूस कर सकता था। बिना हिचकिचाए उसने कुछ पर इशारा किया और कहा कि उन 2 मीजरों की सैलरी बढ़ानी चाहिए, जबकि चश्मे वाला को निकाल देना चाहिए। उसके फैसले ने सबको चौंकाया। किसी ने जोर से पूछा कि ऐसा फैसला क्यों लिया जा रहा है, पर जैसे जैसे सब अपने कामों में डूबे रहे, समय बेपरवाह बीत गया और जल्द ही शाम का अंधेरा छा गया। समूह अंततः एक विशाल अलाव के आसपास इकट्ठा हुआ। प्रोफेसर व्यवस्थित तरीके से बैठे, जैसे कोई सप्लीमेंट्री टेस्ट दे रहे हो। सिल्विया सबसे पहले आगे आई। उसने कुछ आसमान में छोड़ा, जो चमकदार विस्फोटों की श्रृंखला में फटा और अंधेरे कैनवास पर जगमगाते मैजिक फूल उगाए। उस चमक ने रात के आसमान को रोशन कर दिया और प्रशंसा बटोर ली। एक बुजुर्ग प्रोफेसर उसे बेदाग कहकर तारीफ की बारिश करने से खुद को रोक नहीं पाए और 10 में से 10 अंक दे दिए। उसके पास वाली महिला प्रोफेसर ने भी वही महसूस किया। वह भी 10 दी और आतिशबाजी की खूबसूरती की तारीफ की। जूली हालांकि निराश होकर आह भरी। उसने चुपके से पूछा कि ऐसे ट्रिप्स में भी प्रोफेसर होमवर्क क्यों देते हैं? क्या वास्तव में उनसे मैजिक फायरवर्क्स के एक्सपेरिमेंट करवाने की उम्मीद है? इफरीन वहां पास खड़ी सूखी हंसी के साथ वही बात दोहरा बैठी। ऐसा लगा मानो उसे सब स्वीकार कर लेना पड़ा हो। फिर उसकी टीम की बारी आई। बिना देरी किए उसने अपने आतिशबाजी प्रोजेक्ट का ब्रीफ देना शुरू किया। बताया कि उन्होंने डिस्ट्रक्टिव मैजिक को हार्मनी मैजिक के साथ मिलाया था। पर जैसे ही वो अपना वाक्य पूरा करने लगी, प्रोफेसर बीच में टोक गया। उसे सोच बीच में ही छीन ली। उसने कहा, यह बोरिंग एक्सप्लेनेशन छोड़ो, बस फायर कर दो। इफरीन थोड़ा हिचकी, फिर हुक्म माने। उसने आतिशबाजी जलाई और वह आसमान की ओर उड़ चली। धीमी धमाका शानदार निकला। आसमान को वैसे ही चमक मिली, सिल्विया जितनी भव्य नहीं कम। नीचे बैठे स्टूडेंट्स की भी सोशल रिएक्शन साफ दिखी। सब खूबसूरती और इफरीन की टीम के परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे थे। लेकिन बड़ा प्रोफेसर उतनी उत्साही नहीं था। उसे नाखुशी दिखी और उसने धमाके की वॉल्यूम पर ध्यान देकर सिर्फ 6 नंबर दिए। फीमेल प्रोफेसर ने तो और कड़क रेटिंग दी, सिर्फ 4 अंक। जूली इस अन्याय को सहन न कर पाई, विरोध करना चाहिए, पर इफरीन ने उसे रोका और कहा, सब ठीक है। तभी अचानक डेकुलिन की आवाज़ ने उस तनावपूर्ण खामोशी को तोड़ दिया। उसने घोषित किया कि यह परफॉर्मेंस परफेक्ट स्कोर 10 के लायक है। उसने समझाया कि यह डिस्ट्रक्टिव और हार्मोनिक मैजिक का सही संतुलन था। उसके बगल के दोनों प्रोफेसर इस घोषणा पर हैरान रह गए। इफरीन का चेहरा डिसबिलीफ से भरा था। वो मान ही नहीं पा रही थी कि उसे 10 मिला। शाम का असाइनमेंट खत्म होते ही डेकुलिन तेजी से उस जगह गया जहां उसने अपना घोड़ा तैयार रखा था। सब कुछ खत्म होते ही उसने सोचा अब वह रुखसत हो सकता है। सोचा कि क्या शार्लोट सुरक्षित पहुंच गई होगी। तभी पीछे से एक पहचान वाली आवाज़ आई, जिसने डेकुलिन को चौंका दिया। आवाज़ ने पूछा, क्या पछतावा ही तुम्हें यहाँ खींच कर लाया है? पलट कर डेकुलिन ने पूछा, वह इस समय यहाँ क्या कर रही है और कहाँ की लौट कर कैंप चले जाए। इफरीन ने उधर खड़े होकर ही अपने सवाल रख दिए। उसने पूछा कि अनुशासन हियरिंग में, क्लब वाले इंसिडेंट में, और यहाँ तक आज उसने उससे ऐसा क्यों व्यवहार किया? क्या यह उसके पिता की वजह से था? डेकुलिन ने घोड़े पर चढ़ते हुए कहा कि जवाब खुद ढूंढो, और याद दिलाया कि वह अब वो बच्ची नहीं रही जो बस दुखी होकर चिपक जाती। ये सुनकर इफरीन चुपचाप गुस्से में दांत कस बैठी। उसने उसकी सिलहूट को रात में धुंधला होते देखा और अचानक पीछे से चिल्ला दी। वो बोली कि वह उसकी असिस्टेंट बनने के लिए अप्लाई करेगी और सच उजागर कर दिखाएगी। क्यों उसके पिता ने अपनी जान ली और उसे ऐसा करने के लिए मजबूर महसूस हुआ। कुछ भी हो, उसने कसम खाई कि वह डेकुलिन से आगे बढ़कर उससे भी बड़ी बन जाएगी। ये शब्द कहकर वह वहीं अकेली खड़ी रह गई। रात की खामोशी उसके नन्हे नाजुक दिल की तन्हाई को और उभारती लगी। आंसुओं को पोंछकर वह वापस कैंप की ओर मुड़ी। वहीं डेकुलिन के मन में भी विचारों का तूफान छिड़ा था। वो सोच रहा था क्या इफरीन वाकई उसकी असिस्टेंट बनने के लिए उसके पीछे आएगी। पर अगर ऐसा हुआ तो उसका विलन वाला रोल अभी पूरा खुला नहीं था। उसने खुद से पूछा, डेकुलिन ने इफरीन के पिता के साथ क्या किया था? इस संदर्भ में भी जवाब साफ नहीं था
और अगर सच में डेकुलिन ने कोई ऐसी कृत्य की थी जो माफ न की जा सके तो उसकी तबाही निश्चित थी। बाद में डेकुलिन मिले जुले पॉइंट पर पहुंचा और उतर गया। उसने अपने घोड़े से कहा कि यहाँ के ऑमिनस एनर्जी के कारण आगे मत बढ़ना, वापस अस्तबल जाओ और दोपहर को लौट आना। घोड़ा जाते ही उसने चारों ओर देखा, सोचा क्या शार्लोट की टीम आ चुकी है। उसे क्रिस्टल से कांटेक्ट करने का भी ख्याल आया, पर उससे पहले ही शार्लोट की आवाज़ ने उसे पुकार लिया। डेकुलिन ने शांत आवाज़ में जवाब दिया, बोला उन्हें वहां पहुंचने के लिए काफ़ी कठिन जर्नी करनी पड़ी होगी, क्या ये सही है? शार्लोट राजकुमारी माहो के साथ सामने आई। सिर्फ 2 गार्ड बचे थे, दोनों पर कई जख्म थे, लेकिन शुक्र है कोई घातक नहीं। वादा किए गए निर्धारित मिलन बिंदु पर पहुंचते ही डेकुलिन ने शार्लोट की टोली और घायल हालत में दिख रही राजकुमारी माहो को देखा। वह उनके पास आया और शिष्ट नमन किया। खुद को पेश करते हुए उसने कहा, मैं डेकुलिन वॉन ग्रैहन यूक्लेन, इंपीरियल रॉयल मैजिक अकेडमी का टॉप प्रोफेसर हूं। अब से मैं राजकुमारी के भागने का रास्ता बनाने की जिम्मेदारी लूंगा, चिंता मत करो। यह सुनकर राजकुमारी माहो ने तुरंत अपनी कृतज्ञता जताई। डेकुलिन ने फिर कहा कि यहां तक का सफर मुश्किल रहा होगा, राजकुमारी पर थकान साफ दिख रही है। उसी वक्त शार्लोट आई और उसे एक खत थमा दिया। डेकुलिन थोड़े चौंके हुए पूछे, यह क्या है? शार्लोट ने कहा, रख लो, ये एक कागज का टुकड़ा है जो उसने एक समूह भाड़े के सैनिकों से झपटा था। डेकुलिन ने चुपचाप खत पढ़ा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। फिर संकुचित चेहरे के साथ उसने खत को हथेली में मसल दिया और बोला, बस घिनौना, उन लोगों की कोई हद ही नहीं है। चिंतित होकर शार्लोट ने पूछा, क्या तुम ठीक रहोगे? डेकुलिन ने आत्मविश्वास से दलील दी, बिल्कुल, अगर तुम लोग मेरी बात मानोगे तो सब ठीक चलेगा। उनकी बातें सुनकर राजकुमारी माहो थोड़ा हैरान सा दिखी। डेकुलिन फिर समूह की तरफ मुड़ा और कहा कि अगर और कोई अड़चन नहीं है तो वे अपनी यात्रा शुरू कर दें। बिना देर किए वे चट्टानी दरार में बढ़ने लगे। जितना आगे गए वहां हवा में एक घुटन भरी राक्षसी ऊर्जा की मायास्मा भरने लगी। डेकुलिन के पीछे वाले तीनों ने नाक ढक ली, पर वह अकेला ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ भी नहीं बेअसर कर रहा, बिना किसी सुरक्षा के चलता गया। जिज्ञासु होकर राजकुमारी ने शार्लोट से पूछा कि खत में क्या था, और यह जिका कि डेकुलिन का मूड उसे पढ़ने के बाद अच्छा नहीं दिखा। शार्लोट, जो चिंतित थी, ईमानदारी से जवाब देने को तैयार हुई। खत में लिखा था कि उन्हें 37 हथियारों का पीछा है और एक खास शख्स का नाम दिया गया है, डायनांटेस। उस नाम के जिक्र पर शार्लोट का चेहरा काला पड़ गया। उसने धीरे धीरे समझाया कि डायनांटेस एक हाइब्रिड प्राणी है, एक राक्षस और एक आत्मा से जन्मा। इस अनोखे उद्गम के कारण उसे शारीरिक ताकत या जादू से परास्त करना दोनों में ही बेहद मुश्किल है। उसने जोड़ा कि हथियारों की तुलना में डायनांटेस कहीं ज्यादा परेशान करने वाला खतरा है। महू ने अविश्वास जताया और शार्लोट ने आगे कहा कि और भी भयानक बात यह थी कि डायनांटेस को एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए बनाया गया था। यह खुलासा और सवाल खड़े करता था। शार्लोट ने बताया कि डायनांटेस को केवल एक काला जादू अनुष्ठान, जिसे डेमन इन्वोकेशन कहा जाता है, से बुलाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में मानव शरीर और राक्षस का सींग बलिदान के रूप में चाहिए। यानी उनके दुश्मनों ने प्रतिबंधित जादू का सहारा लिया, ऐसा काला कला जो सिर्फ सबसे पतित विचेस ही इस्तेमाल करने का साहस कर पाती है ताकि उनका शिकार किया जा सके। शार्लोट कड़वे अंदाज में पूछती है, क्या ऐसे लोग सच में किसी राज्य के शासक बनना चाहते हैं? फिर भी अगर उम्मीद रखने के लिए कुछ बचा था तो वह अब उनके साथ मौजूद उस शख्स में ही थी। यूक्लाइन परिवार का एक सदस्य, वह वंश जिसे सदियों से राक्षसों पर काबू पाने की कला के लिए पूज्य माना जाता रहा है। तभी एक सिस्टम प्रॉम्प्ट आया। यूक्लाइन रक्तज का खून खास ताकत रखता है, राक्षसी जीवों को नष्ट करने में जबरदस्त। राक्षसों का सामना या राक्षसी ऊर्जा से भरे इलाकों में ये वंशीय लोग आसपास की मायास्मा को साफ करके अपनी निजी माना में बदल सकते हैं। शुद्ध होने पर उस माना की क्वालिटी पहले टियर तक उठ जाती है। दर्रा जितना अंदर गए, डेकुलिन को उतना ही एहसास हुआ कि क्रेविस कैनियन बुरे नाम के साथ ही कुख्यात था। ये सचमुच राक्षसी जानवरों का अड्डा था। यहाँ की राक्षसी ऊर्जा इतनी गाढ़ी थी कि उसे त्वचा पर साफ महसूस जा सकता था। एक आम इंसान शायद सिर्फ सांस लेने से ही बुरी तरह प्रभावित हो जाता, लेकिन डेकुलिन के लिए यह उल्टा असर था। जो दूसरों के लिए खतरा था वही उसके लिए असाधारण फायदा बन गया। इतनी घनी मायाज्मा से घिरते ही भले ही अस्थायी तौर पर उसकी मैना क्वालिटी चौथे स्तर तक पहुंच गई। मैना क्वालिटी एक निर्णायक फैक्टर थी। सिर्फ एक लेवल का फर्क भी किसी मेज की क्षमता में बहुत बड़ा गैप बना सकता है। आमतौर पर इसे 10 टियर में बांटा जाता है। साधारण लोगों की मैना क्वालिटी आमतौर पर लेवल 9 या 10 होती है। जो भी लेवल 7 तक पहुंचता है वह मेज या नाइट बनने की कोशिश कर सकता है। लेवल 5 से ऊपर जाने वालों की संख्या तेजी से घट जाती है। महाद्वीप के प्रसिद्ध हस्तियों के पास आमतौर पर लेवल 3 या 4 की माना रहती है। लेवल 1 बस एक प्रतीकात्मक अवधारणा था, एक दिव्यता से संबंधित स्तर, ऐसा क्षेत्र जहां कोई मानव कभी नहीं पहुंचा। और भी लेवल 2 पर भी पूरे महाद्वीप में केवल 4 लोग ही थे। बर्स्ट के डायनांटेस, साम्राज्य के गार्जियन नाइट कैफ्राइड, आर्च मेज डेमुर्कन और आखिरकार रॉयल मैजिक अकादमी की हेडमास्टर एडलाइन। डेकुलिन ने विचार में आंखें तकरीबन सिकोड़ ली। उसकी माना क्वालिटी अब 4 थी तो डायनांटेस जैसे शख्स से निपटना पूरी तरह उसके बस का था। बस कोई अनपेक्षित वेरिएबल ना आए। पीछे से शार्लोट की आवाज़ ने खामोशी तोड़ी, क्या वह थोड़ी रफ्तार बढ़ा सकते हैं? डेकुलिन ने उस तरफ मुड़कर शांत स्वर में कहा कि क्या तुमने अपनी अर्जेंसी को, अपना जजमेंट धुंधला होने दिया है? संतुलित रहो, जल्दी में राक्षसी ऊर्जा से कंटेमिनेटेड होने का खतरा है। यह सुनकर शार्लोट का चेहरा उतर गया। तभी राजकुमारी महू ने उसका आस्तीन हल्के से खींचा और शांत स्वर में कहा, सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा चिंता मत करो। शार्लोट ने उसे खामोशी से आंखों में देखा।
दिल में सोचते हुए कि प्रिंसेस कितनी दयालु और गर्मजोशी वाली है। खुद महो शायद सबसे ज्यादा डर और घबराहट महसूस कर रही होगी, फिर भी वह अपनी कमान वालों की भावनाओं का ख्याल रख रही थी। शार्लोट ने दिल में कसम खाई कि वह किसी को भी राजकुमारी को नुकसान पहुंचाने नहीं देगी। अगर खतरा आया तो वह अपनी जान दांव पर लगाकर उसकी रक्षा करेगी। अचानक माहो चीखी और आगे इशारा करते हुए बोली कि उसने कुछ देखा है। कहीं से हीजल सी चूहों जैसे पंखों वाले शैतानी प्राणी उड़ते हुए टूट पड़े, सीधे उनके ग्रुप को टारगेट करते हुए। ताकत में वे अकेले ज्यादा खतरनाक नहीं थे, पर संख्या काफी थी। शार्लोट ने अपनी तलवार को बिना झिझक निकाला और कहा, आखिरकार वो आ ही गए। पर शार्लोट कुछ कर पाती उससे पहले डेकुलिन आगे बढ़ा और कहा, उन्हें मुझ पर छोड़ दो। अपनी ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने पहले से तैयार तेज तेज धारदार पत्थरों की एक बारिश घातने की तैयारी की। बिना किसी हिचक के वे अंधाधुंध रफ्तार से निकल पड़े। पत्थरों की चुभती धार ही उन्हें घातक बनाती थी। हर तरफ से आने वाले हमलों से बच नहीं पाए वो झुंड, और ऐसे कत्ल कर दिए गए। कुछ बीच में दो हिस्सों में कट गए, दूसरों के खोपड़े फटकर बिखर गए। उनके शरीर तब भी जमीन पर पतझड़ की पत्तियों की तरह गिर पड़े, इससे पहले कि वे पास तक आ पाते। जब सब खत्म हुआ, डेकुलिन ठंडे अंदाज में मुड़ा और कहा कि बढ़ते रहो, उनके पास ज्यादा समय नहीं था। उसके पीछे वाला ग्रुप आश्चर्य और तारीफ में भर आया। बोलने लगा कि कैसे सिर्फ एक स्ट्राइक ने इतने बड़े झुंड को मिटा दिया। एक ने तो चिल्लाकर कहा कि ये प्रोफेसर सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। और यात्रा चलती रही। जो भी मॉन्स्टर रास्ता रोकने आया, डेकुलिन ने उसे फौरन खत्म कर दिया। सिर्फ एक फ्लिक में वह उन्हें मौत की तरफ भेज देता। एक गार्ड ने कहा कि अब तक केवल लो लेवल मॉन्स्टर्स ही दिखे हैं। उसने जोर से सोचा कि सच्चे खतरे अभी तक क्यों नहीं आए। तभी डेकुलिन और शार्लोट ने कुछ देखा और चिढ़कर अपनी आंखें सिकोड़ ली। डेकुलिन ने तंज कसा कि यह किसी भी तरह की नोबल बर्ताव से बहुत दूर है, और चेतावनी दी कि अगर किसी को भी हिम्मत हुई पास आने की तो वह उन्हें वहीं चिथड़े चिथड़े कर देगा। शार्लोट और प्रिंसेस माहो दोनों टेंस होकर सतर्क हो गए। फिर भी डेकुलिन खुद शांत बना रहा। उसका चेहरा पढ़ना मुश्किल था। चट्टान के ऊपर से आते कदमों की आवाज आई। एक हंसता हंसता असासिन सामने आया और ताने मारते हुए बोला कि मरने वालों के लिए उनकी सेंस कमाल की है। दर्जनों असासिन चट्टान पर दिखाई देने लगे। दोपहर से ही वहां एम्बुश के लिए बैठे थे। असासिन ने समझा कि अब वे जानते होंगे कि उनकी किस्मत कैसी होने वाली है। डेकुलिन ने चुपचाप मुड़कर कहा कि शार्लोट राजकुमारी को यूक्लेन प्रिंसिपलिटी तक पहुंचाए। शार्लोट हैरान हुई और पूछा कि फिर उसका क्या होगा। डेकुलिन ने बिना झिझके जवाब दिया, क्या उसे सच में लगता है कि वह अपनी जान की फिक्र कर रहा है। उसने कहा कि ऐसी चिंता बेकार है। शार्लोट चिल्लाई, गुस्से में उसे घमंडी कहती हुई। डेकुलिन ने बस हथियारों की तरफ इशारा किया और कहा, वहां देखो। जहां हथियारे खड़े थे वहां डेकुलिन ने अपनी छड़ी धमकी भरे अंदाज में उठाई। एक पल में जबरदस्त विस्फोट हुआ। पूरा इलाका लपटों में डूब गया और हथियारे मिट गए। एक एक कर वे गिरते गए। समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। तीखे पत्थर उन्हें बिजली की तरह चीरते गए। सब अपने खून से लथपथ कर गिर पड़े। शार्लोट उस नज़ारे को देखकर बोल ही नहीं पा रही थी। फिर डेकुलिन ने पूछा, क्या अब वह सख्ती से काम कर सकती है? अब यहीं से भागना होगा। शार्लोट ने सोचते हुए भौहें तानी और फिर राजकुमारी की तरफ मुड़ी। जल्दी निकलने को कहा। तभी माहू ने कुछ देखा और चिल्लाकर इशारा किया। शार्लोट ने उस चट्टान की तरफ सिर घुमाया जहां राजकुमारी ने इशारा किया था। वहां हथियारों के शवों के बीच खड़ा एक रहस्यमयी शख्स था। घना डरावना मना उसके चारों तरफ था। उसकी मौजूदगी भारी और दबदबा भरी थी। वह गर्व से खड़ा समूह की तरफ देख रहा था। माहू ने घबराकर पूछा, वह क्या है, और कसम उठाई। बेफिक्री के बावजूद डेकुलिन अडिग रहा और कहा कि योजना नहीं बदली। उसने शार्लोट से कहा, फिर राजकुमारी को यूरी के ड्यूट्स तक ले जाओ। शार्लोट ने विरोध किया। ऐसे दुश्मन को अकेले कैसे हराएगा। उनके बगल में खड़ा तलवारबाज बोला कि वह प्रोफेसर की मदद करेगा और शार्लोट से जल्दी जाने को कहा। शार्लोट के चेहरे पर साया छा गया। उसके सीने में पछतावा उठा। यह महसूस कर डेकुलिन ने उसे भरोसा दिलाया कि उसे दुख या पछतावे की जरूरत नहीं है। उसने कहा, जब राजकुमारी माहो अपनी शक्ति वापस पाएगी तब वह यूक्लेन के लिए उसकी कुर्बानी चुका दे सकती है। वह कुछ समन्ड कंस्ट्रक्ट्स बुला देगा जो उन्हें एस्कॉर्ट कर देंगे। वक्त कम था। अपनी नाकामी पर दांत नुबाते हुए शार्लोट ने राजकुमारी का हाथ पकड़कर दौड़ पड़ी, वादा करते हुए कि वे यूरेन में फिर मिलेंगे। कुछ छोटे हत्यारे तुरंत पीछा करने लगे, चिल्लाते कि उसे भागने नहीं देना है। एक हंसा भी और मजाक उड़ाया कि दोनों महिलाएं दूर नहीं जा पाएंगी। पर डेकुलिन ने ठंडे स्वर में उसे काटते हुए कहा कि यह आदमी पहले अपने बारे में सोच ले। रहस्यमयी शख्स ने डेकुलिन की तरफ मुड़कर उसे घमंडी करार दिया। उसने ताना मारा कि डेकुलिन सिर्फ बिना मना के कंस्ट्रक्ट्स से उसके भौतिक शरीर को मारने का इरादा रखता है, और यहाँ स्पेल्स या मना काम नहीं आएंगे क्योंकि इस जगह की डिमोनिक एटमॉस्फेयर सब कुछ निचोड़ देगी। उसने पूछा, ऐसे हालात में डेकुलिन क्या करने वाला है। वह गर्व से खड़ा था। उसके शब्द पागलपन और तिरस्कार से भरे थे। डेकुलिन ने चुपचाप उसे देखा। सोचा उसकी आत्मविश्वास घमंड के कगार पर है, पर उसने माना कि आदमी पूरी तरह गलत भी नहीं है। एक विशाल को सिर्फ शारीरिक या सामान्य जादुई हमलों से हराना लगभग नामुमकिन था। दुश्मन का आकार लगभग तरल था और यह जगह स्पेल्स फेंकने के लिहाज से अनुकूल नहीं थी। फिर भी यह सीमा दूसरे मेजों पर लागू होती, यूक्लेन ब्लड लाइन पर नहीं। यहाँ फायदा सिर्फ दुश्मनों में नहीं था। डेकुलिन की मना क्वालिटी सुधरी थी और उसकी मना रिजनरेशन स्पीड भी बेहतर हो गई थी। सफर के दौरान उसने समन कंस्ट्रक्ट्स पर कई लेयर के इंचांटमेंट्स चढ़ाए थे, जिससे वे काफी मजबूत हो गए थे। नतीजा यह हुआ कि यह ओपोनेंट अब पहुंच से बाहर नहीं था। एक समन्ड ऑब्जेक्ट अचानक गैरन के ऊपर प्रकट हुआ और सरप्राइज अटैक लॉन्च किया। यही पल था। एक पत्थर प्रोजेक्टाइल पलक झपकते ही भयानक गति से आगे उड़ा। उसने ग्रेन का सिर साफ काट दिया।
पर उसका बदन किसी आम इंसान की तरह गिरा नहीं। डेकोलिन जानता था कि सिर्फ यही काफ़ी नहीं होगा। बिना देर किए उसने रिलेंटलेस बराजेस छोड़े, राक्षस के बदन को टुकड़ों में फाड़ते हुए। ग्रेन ने एक अंधेरी विकृत जादुई ताकत से पलटवार किया, पर डेकोलिन ने उसे आसानी से न्यूट्रलाइज कर दिया। पीछे से तलवारबाज ने कहा कि हालांकि प्राणी धीरे चलता है, उसने अब कुछ समझ लिया है और डेकुलिन से बस लड़ाई पर ध्यान देने को कहा। डेकुलिन की आंखों में जज्बा जल रहा था। उसने तय किया कि वह तब तक हमला करता रहेगा जब तक प्राणी पूरी तरह मर न जाए। उसने दर्जनों उस तरह से तेज पत्थरों को समन किया, एक तेज अंतिम वार के लिए तैयार। जैसे ही उसने बांह नीचे की, हमला शुरू हो गया। ग्रेन के शरीर के रिजेनरेट करने से पहले ही पत्थरों की एक और लहर उसकी तरफ बढ़ी। उसका शरीर सैकड़ों टुकड़ों में चीर दिया गया। कुछ कर न सकने की मजबूरी में ग्रेन सिर्फ विलाप भरे कातर चीखें ही निकाल सका। बचा तो बस वही दुख भरा कराहना। तुरंत बाद तलवारबाज ने डेकुलिन की तारीफ करते हुए कहा, इंसान ही नहीं बिल्कुल कमाल का है। जैसे ही आखिरी टुकड़ा सीधे ग्रेन के सिर की तरफ उड़ा, लड़ाई खत्म हो गई। और उसी वक्त किसी और जगह शार्लोट आखिरकार उन हत्यारों के गिरोह को हराने में कामयाब हो गई थी जो उनका पीछा कर रहे थे। थकी हुई लेकिन समय बर्बाद किए बिना वह राजकुमारी के पास भागी और चीखा, सब ठीक तो है ना? माहो जमीन पर गिर चुकी थी, बिल्कुल थकी और कमजोर दिख रही थी। उसने झटपट कहा कि मैं ठीक हूं, बस थोड़ा मतली सा महसूस हो रहा है। शार्लोट ने तुरंत पहचान लिया, ये तो डेमोनिक ऊर्जा विषाक्तता का शुरुआती लक्षण है। उसने राजकुमारी को कहा कि वे अभी रिफ्ट से निकले ही हैं, थोड़ी और सहन कर लो। अचानक पीछे से एक पहचान से भरी आवाज आई। जब माहो मुड़ी, उसने अपने दादा गिलैंड को देखा, यूरेन साम्राज्य के आंतरिक मामलों के मंत्री की वही परिचित सूरत। उसे देखते ही एक बड़ी राहत की सांस सी निकली। वह नजदीक आकर बोला कि तुम्हें बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ा और हमें सिर्फ वहीं से इंतजार करना पड़ा। इसके लिए उसने माफी मांगी। माहो ने कहा कि कोई बात नहीं, वह समझती है और शुक्रगुजार भी है। गिलैंड ने शार्लोट की तरफ मुड़कर पूछा, तुम कौन हो? शार्लोट ने सज्जनता से झुककर खुद को राजकुमारी माहो की एस्कॉर्ट बताया। गिलैंड ने कहा, शार्लोट, धन्यवाद कि तुमने राजकुमारी को सुरक्षित लाया। उसने पूछा, क्या तुमने माहो का अकेले ही साथ दिया था? शार्लोट के चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई। उसने बताया कि और लोगों ने भी मदद की थी। वापस उस खाई की तरफ देखते हुए जहां से वे अभी निकले थे, उसने मंत्री से कहा कि बाकी लोगों का भी थोड़ा इंतजार कर लें। गिलैंड बिना हिचकिचाए मान गया और यूं सबने सुबह से सांझ तक इंतजार किया, पर कोई और नहीं आया। जो मिला वो सिर्फ एक सन्नाटे भरी सुनसान सड़क थी जो दूर तक फैलती जा रही थी और ढलते सूरज की लालिमा में नहाई हुई थी। माहो ने चिंता भरे सुर में पूछा, प्रोफेसर डेकुलिन तो ठीक होंगे ना? शार्लोट चुप रही, मन भारी सोचों से भरा। उसे पता था कि उसने सच में अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी राजकुमारी की रक्षा के लिए। गिलैंड ने धीरे से राजकुमारी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब चलने का समय हो गया है। माहो और बाकी लोग जल्दी से शहर के द्वार में दाखिल हो गए। हालांकि वो चल पड़े थे, लेकिन अनिच्छा भरी उम्मीद भरी निगाहें उन आखिरी पलों को लंबा कर रही थी। और फिर उन्हें निराश नहीं करते हुए जिसकी वे इंतजार कर रहे थे, वह आखिरकार सामने आ गया। डेकुलिन धीरे धीरे आया। उसकी आवाज़ हवा में साफ गूंज रही थी, लगता है तुम सुरक्षित पहुंची गई। रॉन सिर खुजलाते हुए झेंपते अंदाज में मुस्कुराया और बोला, हाँ, हम जिंदा तो हैं। दोनों लड़कियां उन्हें देखते ही धुंधलाती शाम की रोशनी में खुशी से दौड़ी, जैसे फिर से पहली बार मिल रही हो। इमोशंस उमड़ रहे थे। सारे हथियारों से निपटकर और राजकुमारी को सुरक्षित लाकर डेकुलिन ने जल्दी से विदा ली। वो लौट आएगा। शार्लोट घबराकर तुरंत बोली, क्या मतलब? कम से कम थोड़ा आराम तो कर लो। डेकुलिन अपने कोट से धूल झाड़ते हुए शांति से बोला, जरूरत नहीं, मामला सुलझ चुका है, बाकी डिटेल्स रॉन से सुन लेना। इतना कहकर वह मुड़ गया और शार्लोट और राजकुमारी चुपचाप पीछे से उसे देखते रह गए। शार्लोट ने संकोच भरी झपकी भरी निगाहें सीखी। इस खतरनाक सफर पर निकलने से पहले उसके मन में शंकाएं थीं। शुरू में उसने सोचा था कि डेकुलिन बस शोर मचाने की नीयत से आया था, पर उसने सचमुच अपनी जान दांव पर लगा दी थी ताकि वो और राजकुमारी सुरक्षित रहें। अकेले ही उसने खतरों को उठाकर उन्हें सुरक्षित रास्ते तक पहुंचा दिया। बीते विवादों के बावजूद अब उसे कम से कम अपनी कृतज्ञता जतानी ही थी। वह जल्दी से हाथ आगे बढ़ाकर उसका नाम पुकारी और एक नरम राहत भरी मुस्कान के साथ धन्यवाद कहा। मगर जो वापस मिला वो बस डेकुलिन की वही जान पहचान वाली उदासीनता थी। ठंडी आवाज में उसने उसका धन्यवाद ठुकरा दिया। तुम्हारे लोग से लगता है अभी अभी आई हो, नहाने तक का मौका नहीं मिला, खून से सने हाथ से मैं हाथ नहीं मिलाता। ये शब्द सुनकर शार्लोट चमसी गई। दांत पीसते हुए चुपके से गाली दी कि ये कभी बदलता ही नहीं। डेकुलिन ने धीरे धीरे सड़क पर टहलना जारी रखा। सुबह की धूप में नहाते हुए उसकी परछाई धीरे धीरे दूर होती चली गई। अचानक शार्लोट ने फिर उसका नाम पुकार दिया, जो स्पष्ट तौर पर उसे चढ़ा गया। इस बार क्या है? सोचते हुए वह रुका और हंसते हुए उसने खुशी से कहा, सेफ ट्रैवल्स, और मैं एक दिन ये एहसान लौटाऊंगी। राजकुमारी माहो ने भी खुश होकर हाथ हिलाया, शुक्रिया कहा और उसे प्रोफेसर कहकर संबोधित किया। डेक्युलिन सिर्फ चुपचाप उनकी तरफ देखा, चेहरा बिल्कुल बेरंग। बिना कुछ कहे ही वह मुड़ गया और बस हल्की सी हाथ हिलाकर अलविदा कह गया। फिर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया कि इंडिपेंडेंट मिशन कंप्लीट हो गया है। उसे 4 शॉप कॉइन्स और 30 मैना पॉइंट्स मिले। समय तेजी से बीत गया और शाम हो आई। मंत्री के आवाज पर जैसे ही शार्लोट ने अपना परिचय दिया, वही परिचित आवाज गूंजी और मंत्री ने उसे अंदर आने की इजाजत दे दी। शार्लोट धीरे धीरे अंदर चली, रिवाज के मुताबिक नमन किया और फिर उनके सामने बैठ गई। लेकिन उसका दिमाग घबराहट से भरा था। वह सोच रही थी कि मंत्री क्या कहने वाले हैं। क्या यूरेन का ड्यूची भी उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर देगा, या फिर इसके पीछे कोई छुपी हुई चाल तो नहीं है? मगर उसने सोचा, अगर नुकसान पहुंचाने का इरादा होता तो पहली ही मुलाकात में कुछ कर दिया जाता।
मंत्री उसके बगल वाले कुर्सी पर बैठा और बोला कि शांत रहे और जो वह बताने वाला है उससे ज्यादा हैरान न हो। सामना करते हुए और गंभीर लहजे में उसने बताया कि ग्रैंड ड्यूक चाहता है कि माहो उसके उत्तराधिकारी बने। वो समझाया कि ग्रैंड ड्यूच एक फाउंडिंग नोबल हाउस है, पूरी तरह इंडिपेंडेंट, जैसे आम ड्यूक रॉयल फैमिली के अधीन होते हैं वैसे नहीं। शार्लोट चकित रह गई। उसने अभी जो सुना उसे समझ नहीं पा रही थी। कुछ पल अनिश्चित खड़ी रहने के बाद उसने हकलाते हुए पूछा, क्या उनका मतलब सच में यह है कि राजकुमारी अगली ग्रैंड डचेस बनेंगी? मंत्री ने पुष्टि की और कहा कि शायद माहो का पत्र मिलने से पहले ही ग्रैंड ड्यूक यह फैसला ले चुका था। ऐसा लगता है कि वह अपने भतीजे पर ज्यादा भरोसा नहीं करता। उसने याद दिलाया कि यह मामला अत्यंत गुप्त है, इसे सिर्फ ग्रैंड ड्यूक, वो खुद और अब तुम ही जानती हो। शार्लोट की आंखें संकुड़ गईं, बेचैनी ने घेर लिया। क्या ऐसा वाकई संभव हो सकता है? कुछ समय पहले तक राजकुमारी उत्तराधिकार के संघर्ष में अपना जीवन गंवाने के कगार पर थी। वह एक नाजुक निहत्था लड़की थी जिसके नाम कुछ भी नहीं था, और अब ड्यूची पहुंचते ही उसे वारिस चुन लिया गया। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि शार्लोट का दिमाग इसे पचाने में मुश्किल में था। अचानक शार्लोट को कुछ ख्याल आया। वे फौरन मंत्री की ओर बढ़ी और पूछा कि क्या उसके अलावा किसी और को इस बात का पता है। मंत्री ने सिर झुकाया और धीरे धीरे जवाब दिया कि ऐसा होना असंभव है। वह भी कुछ ही मिनट पहले ग्रैंड ड्यूक से ही यह सुना था। यह सुनकर शार्लोट ने अनिच्छा से उसका जवाब स्वीकार कर लिया। फिर भी अंदर कहीं एक शक दबी हुआ था जिसे वह पूरा समझा नहीं पा रही थी। उसकी सोच वापस चली गई उन बातों पर जो डेक्यूलिन ने एक बार कही थी। उसने कहा था कि वह सिर्फ उसे और राजकुमारी को बचाना चाहता है, क्योंकि उनकी बचे रहने से उसके परिवार और इलाके को फायदा होगा। वह बता चुका था कि वह उसकी हिफाजत नहीं कर रहा, वह अपने पक्ष में एक डील कर रहा है। उसने उसे कहा था, ज्यादा गहराई से मत सोचो, अगर तुम्हें गिल्ट हो तो तुम्हारी जगह वहां नहीं है। माहो को ताकत मिलने पर युक्लाइन परिवार का बदला दो, क्योंकि राजकुमारी एक अनमोल एलाई है। जितना ज्यादा वह उसकी बातों पर सोचती, शार्लोट का मन उतना ही उलझता गया। वह जानना चाहती थी कि असल में उसका क्या मतलब था, क्योंकि उसका व्यवहार लगता था जैसे उसने ये सब पहले से ही भांपा हुआ था। वह एक बार कह चुका था कि वह राजनीति के मैदान का बहुत आदी है। बुद्धि और समझ में वह उसे काफी पार कर जाता है। पहले शार्लोट ने इन शब्दों को सिर्फ घमंडी आत्मप्रशंसा माना, पर अब वह सोचने लगी कि शायद उसने शुरुआत से ही हालात को समझ लिया था और हर चीज को इतनी सटीकता से कैलकुलेट किया। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने खुद से फुसफुसाया कि वह वाकई एक मॉन्स्टर है। फिर भी जिन कामों को उसने अंजाम दिया वे नकारे नहीं जा सकते थे। यह सोचकर शार्लोट ने हल्का सुकून भरा आह निकाला और धीरे स्मित कर दिया। फिर भी निश्चित नहीं कि डे क्यूलिन सुरक्षित लौट आया भी या नहीं। उसी वक्त अपने घर में डे क्यूलिन एक गर्म बिस्तर पर लेटा हुआ था। थोड़ी सी आराम करने के बाद वह उठ बैठा और महसूस किया कि उसने सिर्फ 2 घंटे ही सोया था। उसने खिड़की की तरफ देखा जहां सूरज अभी पूरी तरह आना शुरू नहीं हुआ था। रात के कपड़े पहनते हुए उसने सोचा कि उसकी सुदृढ़ स्टील जैसी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से थोड़ी सी नींद से ही सारी थकान मिट जाती है, चाहे पिछला दिन कितना भी कठोर और ड्रेनिंग क्यों न रहा हो। उसका शरीर पहले ही पूरी तरह रिकवर हो चुका था और यही बात उसे अनिच्छा के साथ बिस्तर से उठने के लिए मजबूर कर रही थी। उसने सोचा कि पहले अपनी शेयर इच्छा शक्ति से ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करने की क्षमता टेस्ट करनी चाहिए। लोगों ने जो मॉडर्न युग में है वह सोचता रहा होगा कि ऐसे गुण पर जलेंगे, पर अचानक वह ठहर गया। भीतर कुछ हलचल महसूस हुई। उसने थकी हुई सांस छोड़ी और काश उसने यह आदत बहुत पहले पाली होती, यह सोचकर अफसोस किया। जागना सिर्फ ट्रेन करने के लिए, बिना रुके ट्रेन करना, कभी नहीं रुकना, कभी नहीं थमना, हमेशा अपनी कमजोरियों को ढूंढना ताकि उन्हें मात दे सके। शायद यह आदत इसलिए बनी थी क्योंकि वह हमेशा खतरे की कगार पर जी रहा था, पर सिर्फ यही सब कुछ समझाने के लिए काफी नहीं था। अनुशासन, अदम्य इरादा और इस्पात जैसी हिम्मत, यही उसे एक ऐसा जीवन जीने लायक बनाती थी जो बर्बाद ना हो। छत की ओर निहारते हुए वह सोच में डूबा रहा और कड़वाहट के साथ सोचने लगा कि काश कभी पहले से ऐसा होता। उसे अपनी उस वक्त की गर्लफ्रेंड का चेहरा याद आया, आंखों में बोरियत और उम्मीद नाराजगी की झलक। उसने पूछा था, क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो क्या? वो बस बोली कि कुछ भी नहीं और फिर चली जा रही है। उसने पलक झपकाकर बेतरकीब सी हमें जवाब दे दिया। उस वक्त उसे एहसास नहीं हुआ था कि वह कितना पैथेटिक बन चुका है, सिर्फ बेकार चीज़ों में खोया हुआ। वो सोचता था कि अगर किम वू जिन अब के डेकुलिन जैसी होती तो शायद वह कभी उससे दूर नहीं गई होती। डेकुलिन ने एक आह छोड़ी और शोक जताया कि थोड़ी देर और सोने की आसान सी ख्वाहिश भी किसी के उलझाने पर तकलीफ बन जाती है। उस जैसे किसी के लिए इस गेम के अंदर फंसे हुए दिन के 22 घंटे बेहद लंबा महसूस होते थे। दृश्य फिर हार्बर की ओर शिफ्ट हुआ, जहां छात्र राजधानी लौट आए थे। वे एक्साइटमेंट से भरे थे, आपस में कह रहे थे कितना मजेदार ट्रिप था, थोड़ी उदासी भी है कि जाना पड़ रहा है और अगली बार पूरा परिवार साथ ले आए तो कितना बढ़िया होगा। पास की एक तंग गली में गनीशा किसी चीज से छिप रही थी। उसके साथ खड़े बच्चे के चेहरे पर साफ उत्साह दिख रहा था। वो आपस में धीरे धीरे कह रहे थे कि यहाँ कितने सारे विजर्ड्स घूम रहे हैं और वो भी उन्हें देखना चाहते हैं। किसी ने बताया कि ये मैजिक टावर के नए रिक्रूट्स हैं जो अभी अभी वापस आए हैं। गुल्ली से यूरिया उलझन में दिखी और पूछ बैठा, वे ऐसे वाई छिपकर घूम रहे हैं? गनीशा ने एक झिझकता मुस्कुराहट पलटी और कहा, जगह बहुत क्राउडेड है, बस थोड़ी देर बाहर खड़े हैं। किसी ने बुदबुदाया कि ये तो छिपना जैसा भी नहीं लग रहा और उसकी हरकत सस्पिशियस सी है। गांशिया की नज़र स्टेशन के गेट की ओर फिसल गई। उसने अपने अंदर गाली बकते हुए सोचा, डेकुलिन को उसी वक्त वहां क्यों दिखना था? हालांकि अफवाहें थीं कि वह हाल ही में बदल गया है, पर उसकी पिछली मिशन की सब्जेक्ट के साथ पब्लिक में आना खतरनाक आइडिया था। फिर भी वह यह इनकार नहीं कर सकती थी कि उसका चेहरा इतना स्ट्राइकिंगली हैंडसम था कि छिपे बैठे भी उसे अनंत तक निहार सकती थी।
आश्चर्य होता था कि फिर ऐसा कोई इंसान दुनिया में मौजूद कैसे है। जब वो इस ख्याल में खोई थी, यूरिया ठंडे सलीके से उसके पास से निकल गया। उसने कहा, भीड़ कितनी भी हो, इस तंग गली में दबे रहने से तो बाहर जाने में ही बेहतर है। और कहाँ वो बाहर जाएगा। गनीशा घबरा उठी और चिल्ला कर रोका। उसकी चीख ने डेकुलिन का ध्यान खींचा और वह सीधे उसकी ओर मुड़ा। अंदर ही अंदर उसने गाली दी। अब पकड़ी जा चुकी है, ये बात साफ हो गई। जब उसने पीछे देखा तो यूरिया को हैरानी में जड़ता हुआ खड़ा देखा। ऐसा लगता था जैसे किसी अकल्पनीय चीज का सामना हो गया हो। यूरिया का चेहरा उभरता गया जब उसने सामने खड़े आदमी डेकुलिन को देखा। वहीं पल में उसके भीतर पुरानी यादें अचानक सुनामी जैसी उमड़ पड़ी, उन सारी दीवारों को बहा ले गईं जो उसने दबा कर रखी थी। आंखों में आंसू उभर आए जब उसने वे 8 साल याद किए जो कभी साथ गुजारे थे। वो समय जो दिल से कभी मिट नहीं सकता। वह सोचने लगी, क्यों अचानक वो शख्स उसके जहन में फिर से आया। वह तो बस गेम का एक किरदार होना चाहिए था, तो फिर उसे इतनी ताज़ा और दर्द भरी पहचान क्यों याद आ रही थी। दूसरी तरफ डेकुलिन भी अलग नहीं था। वह लड़की की ओर देख रहा था और पहचान गया कि वो यूं आरा से कितनी मिलती जुलती है। वो धूप जैसी मुस्कान जिसने पिछली दुनिया की अनगिनत मुसीबतों में उसे संभाला था। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखते रह गए। माहौल पल भर को जैसे थम गया। सब कुछ उसी निर्णायक लम्हे में ठहर सा गया था